अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप तो खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, नावल्स पढ़ रहे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। नहीं भी गा रहे तो कर लो यार, कौन सा किसी बिल देना है, इंजॉय करने पर कौन सा खर्चा होता है। खैर, आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है दूरियाँ और इसको लिखा है शहजाद खान ने। ठीक है, जो कि इसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इसका नाम दूरियाँ नावल है और शहजाद जहाँ ने लिखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चले अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। चलिए। रिफ़त आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर आई। उसकी सुबह आज भी मामूल के मुताबिक हुई थी। जागते ही वो कामों में जुट गई। नंद के साथ मिलकर नाश्ता बनाया, फिर सफाई शुरू कर दी। शादी के बाद तकरीबन यही रूटीन बन गई थी। इसने कल शाम को कुछ कपड़े धो के तार पर डाले थे, जिन्हें उतारना भूल गई थी। छत पर आके उसने तार पर लटकते कपड़ों को छुआ और दिल बसोर कर रह गई। रात भर ओस पड़ती रही थी, कपड़े भी इससे नम हो गए थे। आज दिन को उनका यूं ही तार पर रहना ज़रूरी था ताकि खुश्क हो जाए। वो कपड़ों को उल्टने पलटने में मसरूफ़ थी कि साथ वाली छत से सीटी की हल्की सी आवाज़ आई। रिफ़त चौंकी, फिर उसकी तरफ देखा तो रेहान खड़ा था। शर्ट के कई बटन खुले हुए थे और बाल उलझे हुए थे, शायद अभी भी जागा था। ये दरमियाने दर्जे की कॉलोनी थी। ज़्यादातर घर 2 मंजिला और एक ही अंदाज में बने हुए थे। छतों के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। क्या छिछोरी हरकतें करते हो तुम रेहान, वो बनाकर बोली। वो दीवार पर कोहनियाँ टका के उसे देखने लगा। क्या किया है मैंने, वो पूछने लगा। रिफ़त ने एक नज़र उसके हुलिये पर डाली। वो ऊँची कद और मजबूत जिस्म का खुशशक्ल नौजवान था। ये सीटी जो बजाई तुमने, वो उसे घूर कर रह गई। तुम्हारी अम्मी कहाँ है, फिर उससे पूछा था। मामू के घर गई है। क्यों, वो बोला। मुझे कुछ काम था उनसे। भाभी नीचे आ जाएं, उनकी नंद निदा की आवाज़ आई तो वह चौंकी, फिर एक नज़र उस पर डाली और नीचे की जानब बढ़ गई। रेहान उसे नीचे जाते हुए देख रहा था, फिर लंबी सांस ली। सुबह सुबह इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला था। जब से वो ब्याह के आई थी मोहल्ले में तो उसके चर्चे हुए थे। लशवा वो बहुत खूबसूरत थी। सुर्ख सफ़ेद शहाब भी रंगत में आना कद और तीखा नाक नक्शा मुतनासब बदन सांचे में ढला हुआ था और सीने की उठान हर एक का दिल दहलाती थी। भूरे बालों की आबशार शोर मचाती कमर पर गिरती थी। वो चंद इन लड़कियों में ऐसे आती थी जिन्हें देखते रहने को दिल करता था। उनके जोबन पर ठहर जाती। शादी के बाद भी उसकी हसन की शदाबी पर फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि चेहरा हरा भरा सा मज़ीद तरोताज़ा हो गया था। पहले बहुत दुबली पतली थी, अब ज़रा सी सेहतमंद हो गई थी। जिस्म पर बोटी चढ़ गई थी, मगर बदन का तवाज़ुन बरकरार था। रेहान को वो हमेशा बहुत पुरकशिश लगती थी। रिफ़त नीचे आई तो निदा मज़ीद फैलावा फैलाने के मूड में थी। शेल्फ से कई बर्तन निकालकर काउंटर पर ढेर कर रही थी, जिन्हें धो के वापस शेल्फ में रखना था। कहाँ गई थी भाभी, वो निदा पूछने लगी। रिफ़त ने मुँह बनाया। ऊपर गई थी कपड़े उतारने, मगर अभी तक गीले हैं। अम्मा कहाँ हैं, उसने पूछा। कमरे में है, लेटी हुई हैं, निदा बोली। रिफ़त ने सर हिला दिया। आज तो इतवार था, निदा घर में ही थी और अम्मा कमरे में। इस घर में कुल यही तीन ही तो नफूस थे। उसके शौहर सलमान को मकसद गए साल होने को था और शादी के 1 माह बाद ही मकसद चला गया था, जहाँ उसकी बहुत अच्छी जॉब थी। वो सर झटक कर काम करने में सारे काम निपटा कर वो कमरे में आ गई और फ़ोन निकाला और व्हाट्सएप देखा तो सलमान ऑनलाइन था। मकसद में शायद अभी सुबह हो गई होगी। वो मुस्कराई, फिर उसे कॉल में लाकर कवर बदल ली। फ़ोन की घंटी बजी थी, पर सलमान ने कॉल अटेंड नहीं की। घंटी बजती रही, फिर जब रिफ़त मायूस होने लगी तब उसने कॉल अटेंड किया। हेलो, क्या बात है, कोई सलाम दुआ किए बगैर सलमान बोला था, यूँ जैसे उसका फ़ोन करना नागवार गुजरा हो। रिफ़त चुप सी हुई। कैसे हैं सलमान, मौसम कैसा है, तुमने ये बात पूछने के लिए फ़ोन किया है, उस पर बिगड़ा। रिफ़त खफीफ सी होगी। हाँ, मैंने सोचा बात कर लूँ आपसे, कमज़ोर से लहजे में बोली। वो मज़ीद बिफर सा गया। तुम्हें और कोई काम नहीं, फारिग पड़ी रहती हो और मुंह उठा के कॉल कर लेती हो। पता नहीं मैं यहाँ काम कर रहा होता हूँ, फारिग नहीं बैठा हो रहता। जिस तुम्हारी फजूल बातें सुनो वो धाड़ा था। रिफ़त पानी पानी हो गई। मेरा दिल कर रहा था बात करने को, इसलिए कॉल कर लिया। आंखों में बेईमानगी के एहसास से आंसू तैरने लगे थे। वो पहले तो ऐसा नहीं था। तुम घर के कोई काम कर लो, यहाँ के मौसम के बारे में
जानना छोड़ दो, वो गिराया था फिर फ़ोन बंद कर दिया। रिपा दिल बसोर कर रह गई। वो पहले ऐसा नहीं था। शादी के महीने बाद उसे बाहर जाना पड़ गया तो रोज़ कॉल करता था और कुछ वो घंटों बातें करते रहते। यहाँ वहाँ की उल्टी सीधी बातें, लेकिन फिर चीज़ें बदलने लगी। उसकी कॉल्स कम से कम तर होने लगी। वो दूसरे तीसरे दिन या फिर हफ्ते में कॉल करने लगा। वो बात करने को तरस जाती, मगर उसने कॉल करनी ही छोड़ दी थी। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि हफ्ता भर कॉल नहीं करता थी। पर रिफ़त मिस करती थी तो कॉल कर लेती, जो 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती थी, जिससे वो उसे वो बातों सुनाकर ज़लील कर देता। उसकी इज़्ज़त तोड़ी करके उसे ऐसे सुकून मिलता था अब जैसे अब हुआ था। वो बेचैनी से करवट लेटी आँखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रही। दिल बहुत बेजार था। रेहान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था जिस पर वो पिछले कुछ देर से लगा हुआ था। घर में कोई नहीं था। अम्मी नानी की तरफ गई हुई थी। अब्बू तो दोस्तों से कराची में थे। बहनों की शादी के बाद जितने भी लोग रह गए थे घर में। गेट पर घंटी की आवाज़ से उसका हाथ टूटा। लैपटॉप यूं ही छोड़कर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलने पर उसे हैरत आमोद खुशी का झटका लगा। सामने रिपत खड़ी थी, स्याह रंग की गोटे वाली शाल ओढ़े, जिसमें उसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा दमक रहा था। सुकून-नाक चेहरे की दिलकशी बढ़ा रही थी। तराशे हुए होंठ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पूरे हाथों में एक पैकेट दबा हुआ था। तुम्हारी अम्मी आई कि नहीं? रिफ़त उससे नज़रें खुद पर पाकर ज़रा सी पज़ल हुई। खुद जल्दी से पूछा, नहीं वो तो नहीं आई। रेहान बोला, फिर उसे बगौर देखा। वो शाल सख्ती से लपेटे हुए थी, मगर शाल के नीचे से उसकी जवानी अपनी मौजूदगी का पता दे रही थी। फिर भरपूर जवान सीना उभरा हुआ था, मगर शाल की वजह से वाजिया ना था। रेहान की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज़ हुई थी। ये मैं कुछ कपड़े लाई हूँ, इन पर बॉर्डर लगानी है, रिफ़त बोली। उसकी नज़रें को महसूस कर गई थी। ये अपनी अम्मी को दे देना। और जल्दी से बोली। फिर उसे देखा जो ऊंचे लंबे कद से सामने खड़ा था। फिर पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया जिसे रेहान ने थामा था। पैकेट लेते वक्त उसकी उंगलियां रिफ़त के हाथ से मिस हुई। रिफ़त ने जल्दी से हाथ पीछे किया था। अंदर आओ ना, वो बोला, शायद अम्मी अभी आ जाए। और रिफ़त के तरोताज़ा चेहरे को देखने में समोने लगा, नज़रों में समोने लगा। वो घबरा गई। नहीं, जब वो आ जाएंगी तो आ जाऊंगी कपड़े लेने, अभी चलती हूँ। वो कपड़े उससे पकड़ाकर बोली, फिर जल्दी से वापस मुड़ गई और अपने घर की तरफ आई। शाम को आना था कपड़े लेने, तब तक उसकी अम्मी भी आ जाती थी। हाँ, उसकी चाल को कब से देखता रहा। वो बहुत मुतवाज़न चाल चल रही थी। शाल कमर तक आ रही थी। इससे नीचे का बदन अपनी तमाम तर शदाबी लिबास से झलकता रहा था। वो बहुत पतली नहीं थी, बेहद मुतवाज़न थी। शायद फुर्सत में बनाया गया था। लंबा कदम, मुड़ी हुई कमर तक तले सेहतमंद सेहतमंद कोले हर उठते कदम के साथ थरक रहे थे। रेहान नज़रें नहीं हटा सका। जब वो अंदर चली गई तो उसने भी गहरे सांस लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस हसन में हिस्सेदार बनने की तमन्ना दिल में पपने लगी थी। रिफ़त घर वापस आके कामों में मशगूल हो गई। लंच भी बनाया था और सुबह के कुछ कर्तन भी थे। फिर उसे तार पर टांगने कपड़े याद आए तो वो चौंकी और सीढ़ियों चढ़ती ऊपर आ गई। धूप लगने से कपड़े खुश्क हो गए थे। वो भी उन्हें एक-एक करता उतार के बाजू पर डालने लगी। नज़रें एक लम्हे के लिए रेहान के घर की तरफ गई थी। वो नज़र नहीं आया, मगर उसकी निगाहों की तपश याद आई। वो रुक सी गई। सलमान को बहुत मिस करती थी, मगर उसका रवैया तहकीर आमेज था। उसका दिल किया सलमान को फिर कॉल करे, मगर वो फिर से बेइज्जत करके रख देता। उसका दिल खट्टा होने लगा। नीचे आकर वो बेदिली से खाना बनाने लगी। शादी के बाद मर्द का साथ हर औरत का हक है, जो उसे भरपूर तरीके से मिलना चाहिए, मगर वो ढंग से बात करने का रवादार भी ना था। रिफ़त के हाथ से एक कप गिर के टूट गया। वो चलचला सी गई। रेहान एक बार फिर सोचों में डर आया। वो 26 की थी और रेहान शायद 24 का होगा। वो इसके बारे में सोचने लगी। फिर खुद ही शर्मिंदा हो गई। ऐसा सोचना ही क्यों उसने खुद को कोसा, मगर वो खुद को सोचने से रोक नहीं पा रही थी। शोर की बेपरवाही ने उसे नफसियाती उलझन का शिकार कर दिया था। बदन में अटकन सी हो रही थी। रेहान कई बार उसके पे भी कई काम कर दिया करता था। बाजार से कुछ मंगवाना होता तो वो उसे बोल देती। निता भी आकर उसका हाथ बटाने लगी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। रिफ़त उस पर काम का ज़्यादा बोझ नहीं डालती थी। वैसे भी अगले हफ्ते उसकी मंगनी थी, इसलिए वो उससे काम से माफ़ी ही कर देती थी। वो कामचोर नहीं थी। उसे घर के कामों से जी चुराना नहीं पसंद नहीं था, मगर सलमान का ख्याल था कि वो सोई रहती है और वक़्त बेवक़्त उसे काले करती।
रेहान सहबहर को सो गया था। आँख खुली तो बाहर से बातों की आवाज़ आई। तो वो कसमंदी से उठा और दरवाज़ा खोलकर हल्की सी झड़ी बनाई और बाहर देखा। रिफत अम्मा के साथ बैठी हुई थी। दोनों न जाने क्या बातें कर रहे थे। वापस बेड पर लेट गया और मोबाइल में मैसेजेस देखने लगा। रेहान सो रहा है, उठ जाए तो मैं उसे कहती हूँ कि ऐसी लैस ले आएगा या फिर तुम खुद उसके साथ चली जाना, वो बोली। रिफत जज्बस में पड़ गई। और थोड़ी देर पहले उनके घर आई थी और रेहान की अम्मी आ चुकी थी। रिफत को अपना ड्रेस तैयार चाहिए था। अगले हफ्ते निकाह की मंगनी भी थी। बाकी सारे ड्रेस तैयार हो गए थे मगर एक रहता था जिस पर बॉर्डर लगवानी थी, जिसके लिए वो यहाँ आई थी। आंटी ये काम अच्छे से करती थी मगर इनके पास बॉर्डर ख़त्म हो गया था। रेहान कब उठेगा आंटी, वो पूछने लगी। शाम को लगी थी होने लगी थी, फिर देर हो जाती। जाने में अभी जाने में वक़्त था। उठ जाएगा बेटा, आंटी जो बाहर जाने लगी थी रुकी। या तुम खुद ही उसे जगा दो, तुम्हारा अपना घर है, वो बोली। फिर वो बाहर निकल गई। रिफत मतलब सी बैठी रही। फिर हिम्मत करके उठ के उसके कमरे की तरफ आई। दरवाज़े पर हल्का सा दबाव डाला तो वो खुल गया। उसे लगा दरवाज़ा बंद होगा। वो अपने बेड पर सीधा लेटा हुआ जाग रहा था। उसे देखकर बैठ गया। रिफत झिझकी। क्या बात है? रिफत को सवालिया नज़रों से देखने लगा। जो दरवाज़ा खोल के वहीं खड़ी रह गई, जैसे कदम उठाना भूल गई। बोलो ना, क्या बात है? रेहान ने उसे गहरी नज़रों से देखा। वो इस वक्त सलवार कमीज में थी। लाइट ब्लू कलर की उम्दा प्रिंटेड वाली कमीज़ों खुली सिया शलवार पहने हुए थे, जिसके पहुँचे कदरे तंग थे। सादा सी लिबास में भी भली लग रही थी। मौज़ों से दिलफरेब छातियाँ सीने पर आराम कर रही थी और वो पेट हमेशा की तरह हमवार था। रेहान ने नज़रें चुराते उसकी आंखों में झाँका। उससे ज़्यादा भरपूर जवानी कम ही लड़कियों के नसीब में होती है, जो छुपाए ना छुपे। ऐसी लड़की चाहिए जैसा भी लिबास पहन ले, उसका बदन लिबास के नीचे से खामोशी से बता देता है कि वो भरपूर जवान है और बेहद खूबसूरत। मार्केट चलें? रिफत बोली। मालूम नहीं क्यों दिल धड़क उठा था। मार्केट क्यों जाना है? रेहान उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो नुकसानी हुसन का शिकार थी। वो आंटी के पास लैस ख़त्म हो गई है तो वो लेने जाना है और मैं अपने लिए मेकअप की कुछ आइटम्स भी ले लूँगी, वो वजाहत से बोली। उसकी तरफ नहीं देख रही थी। रेहान ने लंबी सांस ली। मगर जाएंगे कैसे? बाइक पर चल पाओगी तुम? वो इस्तफसार करने लगा। गाड़ी अब्बू लेकर गए थे, ले देंगे। बाइक ही बची है। और रिफत ने सर हिलाकर चली जाऊँगी, नो प्रॉब्लम, या फिर रिक्शा मंगवा लेना। ओके, ले चलूँगा। मैं मुँह धो के कपड़े बदल लूँ, तुम बाहर बैठो। उसने हामी भर के फिर उठकर वॉशरूम चला गया तो रिफत बाहर आ गई। वह यहाँ अक्सर आ जाती थी। घर इसका देखा भाला था। इन दिनों रेहान हॉस्टल में होता था। एक बार उसका दिल किया घर जाकर अमीदा और अम्मी को बता दे कि वो मार्केट जा रही है। फिर आला मतवी कर दिया उसने। फ़र्क नहीं पड़ता था उसके आने जाने पर। रोक टोक नहीं की। सहपहर ढल रही थी। धूप में तपश बाकी नहीं रही थी। वो लॉन में आई तो आंटी दोहा पौधों को पानी दे रही थी। जगा दिया रेहान को? उन्होंने उसे बाहर आते देख के पूछा। हाँ, मैं हाथ में पाइप पकड़ा था। जी आंटी, वो लेके जा रहा है। वो फिर लॉन में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। रेहान अंदर से बटन बंद करता आया। बाल तरीके से सुलझे हुए थे। वो ऊंचे कद का, बेहद मजबूत जसामत का नौजवान था। बाजू लोहे के राड की तरह थे और कंधे जो चौड़े थे। रंगत कदरे साफ थी और नकुच तीखे थे। मजमूई तौर पर बेहद बेजाया इंसान था। चलो, बस इशारा करता वो गेट खोलने लगा और बाइक स्टार्ट करने लगा। इतना छोटा सा पर्स उसके पास था। वो झिझकती हुई सी आगे उसके पीछे बैठ गई। वो लड़कियों के अंदाज में बैठी थी, सिमट के अपनी टांगें एक ही तरफ करके। क्या तुम कभी बाइक पर नहीं बैठी? कुछ दूर आने के बाद रेहान बोला था। वो चौंकी। क्यों? क्योंकि तुम किनारे पर हो, किसी भी वक्त गिर जाओगे। अपनी तशरीफ थोड़ी इस तरफ कर लो, ठीक से बैठो और मुझे भी पकड़ लो, वो बोला। रिफा शर्मिंदा सी हो गया। वो वाकई बहुत सा फासला रखकर सीट के किनारे पर बैठी थी। थोड़ा सा खिसककर उसकी तरफ हुई, फिर हाथ उसके कंधे पर रख लिया। उसे यूं छूना जिस्म में अजीब सी लहर दौड़ा गया। जैसा भी था वो मर्द था। उसके यूं साथ लग के बैठना उसे बेचैन करने लगा। रिफत को लगा उसके कानों की लो तपने लगी है। एक जगह रेहान ने ट्रैफिक में ब्रेक लगाई तो रिफत उसके साथ आ लगी। उसकी नरम छातियों का एहसास रेहान को अपनी पुश्त पर हुआ था। वो होंठ खींच कर ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करने लगा। दिल बेलगाम हो रहा था। पीछे बैठी रिफत का दिल बेतहा धड़क रहा था। कुछ मूज और जज्बे इंतराई लेकर बेदार हुए थे। मार्केट पहुंचकर रेहान ने बाइक रोकी तो वो कसमसा के जल्दी से उतर रही थी।
रेहान रिफत को मार्केट के इस हिस्से में ले आया जहाँ ख़वातीन की ज़रूरत की चीज़ें थी। रिफत खामोशी से चीज़ें लेने लगी। वो दो ही चीज़ों के लिए आई थी, मगर अब काफ़ी कुछ ले रही थी। एक जगह वो मेकअप की दुकान पर रुक गई, अपने लिए कोई लोशन और लिपस्टिक लेने लगी। रेहान उसके साथ खड़ा हो गया। उसे मेकअप की क्या ज़रूरत है? उसे बगौर देखते वो सोच रहा था। उसकी जल्द मक्खन की तरह साफ और मुलायम थी। गर्दन के पास बालों की कई छोटी सी लिटें मौजूद थी। निगाहें उसके चेहरे का तौफ करने लगी, जिसके होंठ, कान और जल्द अपनी खूबसूरत थी। उसका जिस्म बाकी जिस्म कितना हसीन होगा। जिस्म के वो हिस्से जिन्हें वो लिबास में छुपा के रखती थी किस कदर खूबसूरत होंगे। उसकी गुलजार छातियाँ, नाक का गड़ा और बकाया का जवान जिस्म। उसकी दिल की धड़कन इस ख्याल से बेतरतीब हो रही थी, दिल किया उससे बेलिबास करके देखे, उसके जिस्म की खुशबू अपने अंदर उतारे। वो दुकानदार से किसी बात पर बहस कर रही थी। बाजी, ये लिपस्टिक ले ले, नई कंपनी की है, बहुत अच्छी है, साथ में कीमत भी कम है। दुकानदार उसकी खूबियाँ गनवा रही थी। रिफ़त किसी और ब्रांड की लिपस्टिक लेने पर मज़र थी और दूसरी लिपस्टिक ले ली। अगर आप ये लिपस्टिक ले लेती ना बाजी, तो आपके शौहर को बहुत पसंद आती। दुकानदार ने मुंशी से काफ़ी रेहान की तरफ इशारा किया। रिफ़त छिप सी गई। उसने कहना चाहा था कि ये मेरा शौहर नहीं, मगर दुकानदार दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गया। रेहान भी एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया, फिर उसके करीब मुँह ले जाकर गुस्सागोशी की। काश इस दुकानदार की बात सच होती, तुम्हारा शौहर होना मेरी खुशकिस्मती होती। वो उसके कान के पास बोल गया। वो इसकी तरह सुर्ख चेहरा लिए पलटी थी, मगर वो बाइक की तरफ जा रहा था। वो अपनी चीज़ें उठाकर उसके पीछे आई। फजूल बातें ना किया करो, अच्छा? उसे देखती ज़रा खुफी से बोली थी। दिल के चोट को छुपाने के लिए ऐसा रवैया ज़रूरी था। वो अनसुनी करके बाइक पर बैठ गया। रिफत पीछे आ बैठी। हूँ, तुम्हारा शौहर आएगा मंगनी पर। वो अपने वजूद के साथ उसके जिस्म की गर्मी महसूस करने लगा। रिफ़त के जिस्म से हरारत की लहरें सी निकलकर उसके जिस्म में दाखिल हो रही थी। नहीं, ये शायद ना आए, रिफ़त ने जवाब दिया। रात की स्याह चादर फैल गई थी, सब सो गए थे। रिफ़त बहुत देर से बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। नींद नहीं आ रही थी, जैसे रूठ गई हो। कभी एक करवट लेटी तो कभी दूसरी, तो कभी चित लेट जाती, कभी औंधी होकर टांगें जलाने लगती। तबीयत में अजीब सी बेचैनी थी, जिस्म जैसे अकड़ गया था। ऐसे मौसमों में वो सलमान के बारे में सोचती थी, मगर आज ख्यालों में रेहान डर आया था। रिफ़त को खुद पर गुस्सा आया। रेहान के ख्यालों को झटक कर देर से झटकना चाहा। वो सलमान को कॉल करना चाहती थी। 12 बज गए थे। मस्कत में शायद शाम हो गई। इसने फ़ोन उठाकर कॉल मिलाई। हेलो। कॉल मिलने पर वो ऐसा आवाज़ में बोली, तुमने फिर कॉल कर ली? दूसरी तरफ वो गड़ाया था। एक दिन भी तुमसे गुजारा नहीं जाता, कॉल करके तो ज़रूर तुमने बकवास करनी होती है। वो नफ़रत से बोल रहा था। रिफ़त जैसे ज़मीन में गड़ गई। ज़िल्लत का शदीद एहसास हुआ। सलमान आप नीदा की मंगनी पर आएंगे? उससे बहुत मुश्किल कुछ है नहीं, मैं पैसे भेज रहा हूँ ना, यही काफ़ी है तुम लोगों के पेट भरने के लिए। वो जहरकुंद लहजे में बोला। पैसा सब कुछ नहीं होता सलमान, मियाँ बीवी के रिश्ते के कुछ और भी असूल होते हैं। उसने बोलना चाहा, मगर एक लम्हे उसने फ़ोन से मेरे से हल्की सी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। लड़कियों के कान ऐसी आवाज़ों के लिए बहुत एहसास होता है। सलमान के करीब कोई मौजूद थी। उसका दिल डूब के उभरा था। सलमान ने डपट कर किसी को चुप रहने का कहा, फिर कॉल काट दी। रिफ़त फ़ोन हाथ में लिए लेटी रह गई। उसके साथ कौन थी वहाँ? दिलो दिमाग में वहमों के चक्कर से चल रहे थे। वो बेकुल सी हो गई। नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका दम घुटने लगा रूम के अंदर। चप्पल पैरों में और उसको बाहर आके रैगिंग की तरफ बढ़ी, फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। वहाँ से नफरत महसूस हो रही थी। छत पर आकर हल्की हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो दीवार के पास आकर खड़ी हो गई। दिल बुझा हुआ था। इस समय वो चौंक गई। दूसरे घर की छत पर, जो कि पास ही थी, उसे एक जुगनू सा चमकता हुआ नजर आया। किसी ने शायद सिगरेट जलाया था। ये रेहान था जो दूसरे घर की छत पर था। वो दोनों कुछ ही फासले पर अपनी अपनी छतों पर आमने सामने थे। रिफ़त रेहान बोला कि सिगरेट बुझा दी। उसे इस वक्त छत पर देखकर हैरत सी हुई। उसने ऐसा से अपनी दीवार के ऊपर पाँव रखा और दूसरी पाँव रिफ़त के घर की दीवार पर रखा, फिर आहिस्ते से उसकी छत पर उतर आया। उसे अपने सामने देख लगा। चाँद की मध्यम रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसका नीम रोशन खूबसूरत हौला नज़र आ रहा था। इस वक्त वो दुपट्टे से बेनियाज थी। सीने की जगह का खूबसूरत उभार नज़र आ रहा था। तंग सी कमीज़ में उसकी छातियाँ कैद थी। नाजुक लचकदार कमर को कमीज़ ने थाम रखा था। लंबे रेशमी बाल कमर पर लटक कर कोहनियों को छू रहे थे। रेहान बेखुद हुआ। सांस उथल-पुथल हुई थी। उसी लम्हे उसे बेलबास देखने की ख्वाहिश फिर से दिल से उठाने लगी। बेइख्तियार उसने रिफ़त का हाथ थामा था। इस वक्त तुम क्या कर रही हो छत पर? उसने पूछा। वो हाथ ना छुड़ा सकी। जिस्म पर चुनकियाँ सी रेंगने लगी। नींद नहीं आ रही थी तो ऊपर आ गई। वो बोली। नींद क्यों नहीं आ रही थी? वो उसकी मुखड़ी में उंगलियों से खेलने लगा। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, मैं तुम्हें याद कर रहा था, उसे खुशी में बोला, फिर उसके करीब हुआ। रिफ़त की पूछ दीवार से जा लगी। रेहान रिफ़त ने
के जिस्म पर बेशुमार गिरियाँ सी दिखने लगी। वो झिझक कर उससे अलग हुई, मगर उसने बाजू नहीं छोड़ा था। डर गई हो, वो मध्यम आवाज़ में बोला। परेशान ना हो। फिर उसकी उंगलियाँ रिफत के बाजू पर सिसकती कोहनी तक आ गई। वो बाजू पर आकर आगे का सफ़र करने लगी। एक बात बताओ, अगर नींद ना आए तो क्या करना चाहिए? पता नहीं, वो बोली। हाजू उसके हाथ में थे। अब मैं नीचे चलती हूँ। वो घबरा गई थी। अपने अंदर उठते तूफान से कुछ था जो उसे रेहान से लिपट जाने पर उकसा था। वो जानती थी बदन से अटकन का इलाज शायद उसकी बाहों में मिल जाए, मगर झिझक आ रही थी। मुसब होकर पीछे की तरफ बढ़ी और रफ्तागी से उसे जाता देख रहा था। उसकी दुश्मनी बढ़ गई थी। वो उसे तस्कीर करना चाहता था। आज मौसम खुशगवार था। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हल्की फुहार ने मौसम को खुशगवारियत बख्श दी थी। नीलियों आसमानियों को बदलियों ने ढांप रखा था। यहाँ यूनिवर्सिटी से घर आया था। बैग कंधों पर झूल रहा था। बाइक से स्टैंड पर खड़ी करके वो अंदर की तरफ आया। ड्राइंग रूम में से किसी की आवाज़ आई थी। वो अंदर आया। फिर ठट्ठा रफ़त अम्मी के साथ बैठी हुई थी। उसे देखकर पलकें उठाई, फिर झुका ली। रेहान ने सलाम किया। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए रेहान। रिफत का कुछ काम है, ये तुम्हें ही बुलाने आई थी। उसके घर चले जाना, अम्मी बोली। रेहान ने सर हिलाया, फिर रिफत को देखा जो सोफे पर थी। आंखें एक लम्हे के लिए चारों ही रात का मंजर आंखों के सामने आया। उनके घर जाना इम्तिहान साबित हो सकता था, इसका दिल किया अम्मी को मना कर देकर। रात जो हुआ इस बात की मौजों में बहके हुआ और इस हरकत का शिकार फिर से नहीं होना चाहता था। जब वो बेखुद हो जाता, लेकिन उसे जाना ही पड़ा। उसकी नंद-निदा की मंगनी कुछ दिन में ही थी। घर के बहुत सारे काम निपटाने थे। फर्नीचर की जगह तब्दीली करनी थी। शॉपिंग पर भी जाना था। रिफत की सास की परेशानी तो और भी सवा थी। हमें किसी मर्द की गैरमौजूदगी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। उनकी जान पर बनाई वो इनके साथ मिलकर छोटे मोटे काम करता था। फिर उनके साथ टैक्सी में बैठकर मार्केट आ गया और अगली सीट पर था। रिफत बड़ा सा सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े पिछली सीट पर थी। साथ ही उसकी सास बैठी थी। दोनों मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी के बारे में बात कर रही थी। ये ख़वातीन की गुफ्तगू थी। रेहान को इसमें दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसकी निगाहें कई बार रिफत की तरफ उठी थी। शाल ओढ़े वो तरोताज़ा लग रही थी। अनाबी होंठ कलियों को मार दे रहे थे। जुल्फ़ों की कई लीटें चेहरे की दरबान बनी हुई थी। खूबसूरत छातियाँ लिबास में दफन थी। वो सर झटक कर रह गया। उसमें निगाह हटाना कितना मुश्किल काम था। रेहान उसके घर की ड्राइंग रूम में बैठा था। वो सैर पहर से यहीं था। घर के कामों में उनका हाथ बटाता रहा था। अभी शाम हो रही थी। उठने को था कि रिफत सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। वो बेख्तियार झटका था। क्या कर रहे हो रेहान? रिफत ने पूछा। चलने लगा हूँ, अभी तो कोई काम भी नहीं है। वो बोला। अगर कोई काम हुआ तो कल मुझे फिर बुला लेना, उसने कहा। रिफत ने सर हिलाया। चाय पी के जाना रेहान, मैं बताती हूँ, वो बोली तो रेहान मुस्कुरा दिया। नेकी और पूछ-पूछ, वो बोला। रिफत मुतवाज़िन चल चलती किचन की तरफ आई। वो यूं ही बैठा रहा। आंखें किचन की तरफ उठ रही थी। वो मसरूफ़ थी। इस लड़की में इतनी कशिश क्यों? मैं सोचने लगा। वो को एजुकेशन में पढ़ रहा था। लड़कियों के हर कदम पर वास्ता पड़ता था, लेकिन ऐसी जवानी कशिश किसी में नहीं थी। जो अपनी तरफ रिफत ने बहुत खूबसूरत जवानी पाई थी। वो चाय बनाकर उसे देखने लगी। धीमे कदमों से आती उसके पास हल्की सी झुकी तो गिरेबान ज़रा सा खुल गया था। रेहान ने नज़रें गैर अदाई तौर पर ढलते गिरेबान के अंदर हो आईं। वो बेइंतहा खूबसूरत थी। शफाफ दूध जैसी छातियों का ऊपरी हिस्सा नज़र आ रहा था। वो ज़ेरे जामे में जकड़ा हुआ था, दहाइयाँ दे रहा था। रेहान का गला खुश्क होने लगा। वो लातुल्लुफ़ सी सामने बैठ गई। उस बात से बेखबर के जाने में उस पर क्या सितम दौड़ गया। शुक्रिया रेहान, उतने सारे काम में मदद के लिए। वो सामने सोफे पर बैठकर बोली। उसकी सास और दूसरे कमरे में थी, जहाँ से बातों की हल्की हल्की आवाज़ आई थी। शुक्रिया की कोई बात नहीं। इसने खुश्क होता फलक चाय से खुश होता हलक कर किया। हाँ तो सही, जानते हो सलमान के बाहर जाने के बाद अम्मी बाइट के सारे काम कर लेती हैं। आज तो तुम हो और बहुत साथ हाथ बटाया। वो मशकूक हो रही थी। मैं रोज़ आने के लिए तैयार हूँ, वो बोलका सा बोला। ज़रूरत हो तो मुझे बुला लिया करो। हाँ बुला लूँगी। इस हफ्ते तो बहुत सारे काम होंगे, वो बोली। रेहान ने सर हिला दिया, फिर उसे निगाहों में भरा। कप टेबल पर रखकर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अगर नींद ना आए तो छत पे आ जाया करो, वो बोला। फिर बाहर निकल गया। वो होंठ चबाती खड़ी रह गई।
रिफत सलमान को कॉल पे कॉल करी थी मगर वो अटेंड नहीं कर रहा था। आगे से नंबर बिजी हो रहा था। परसों नहीं था कि मंगनी थी, वो इससे बात करना चाह रही थी मगर वो इग्नोर कर रहा था, शायद बिजी हो। इसने मुझे दिल से खुद को दिलासा दिया। ये बंदर उसके लिए अजाब बन गया था। वो ज़्यादा सी और सी लेटी रही बेस्तर जैसे उसे काट रहा था। एक आखिरी बार उसने कॉल की, दूसरी तरफ से अटेंड की थी। वो जल्दी से उठ बैठी, कराउन से टेक लगा लिया। कौन सा कीड़ा काट रहा है तुम्हें इस वक्त जो तुम हुई कॉल करने लग गई हो? सलमान की आवाज़ है। तुम्हें चैन नहीं है क्या? उसकी आवाज़ जहर में बुझी हुई थी। सलमान, परसों निदा की मंगनी है तो वो फनकारा। तो अगर आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। वो बोली, मैं कई दफ़ा ये बकवास कर चुका कि मैं नहीं आ सकता। जब नहीं मार रहा इधर। रिफत बुझ सी गई। तुम यहाँ आके काम कर लो मेरी जगह, तो मैं आ जाता हूँ। कुत्ते की एक टेढ़ी दुम हो तुम, जो सीधी नहीं होती कभी। एक ही बात की रट लगाए रखी हो। बकवास हो रहा था। उसने कॉल काट दी। रिफत ने फ़ोन साइड टेबल पर डाल दिया। दिल मुर्दा सा हो गया चलना में। बेसुनी से लेटी रही। कमरा जिंदान लगने लगा। फिर उठी, चप्पल पैरों में और इसका बाहर आने लगी। जब दिल तंग होता था तो छत पर जाती थी। फिर बाहर आते आते यकदम रुक सी गई। रिहान की बात याद आई। अगर वो छत पे हुआ तो वो सोच कर में पड़ गई। फिर बेदम सी हो गई। चप्पल वापस उतार कर बेड पर लेट गई। पर नहीं जानना चाहती थी। कल जो हुआ था वो जाने में हुआ, फिर उसे नहीं दोहराना चाहती थी। जैसे भी थी, शादीशुदा थी, उसे इतनी ज़रूरतों के लिए अपने शोहर का इंतज़ार करना था। अच्छी बीवी बन के वो कभी तो आता, फिर उस पर मेहरबान हो जाता। और काटते खुद पर जब्त करती बिस्तर पर लेटी रही। एक तकिया सीने से लगा लिया था। होठों को दांतों से चबाती वो रिहान के ख्याल को जसने की कोशिश करने लगी। कमरे में लाइट बल्ब की धीमी नीली और रोशनी फैली हुई थी। वो बेड पर लेटी रिफत का होला नजर आया। होला नजर आ रहा था। भाई रात लम्हा लम्हा करके सिरक रही थी। घर में मंगनी की गहमा-गहमी जारी थी। कई सारे लोग आ चुके थे। रिहान भी घर के एक फ़र्द की तरह सब इंतज़ामात में मशगूल था। निगाह बगाहे रिफत की तरफ भी चली जाती, जो सफ़ेद और गोल्डन कलर के कामदार सलवार कमीज़ में थी। उसका मुतनासिब सरापा निखर आया था। बाल कमर पर गिरे हुए। वो काफ़ी मसरूफ़ थी। कई बार कामों के लिए उसे भी बोल चुकी थी। रिहान की निगाहें उसकी जिस्मानी खतोखाल में उलझे जाती। उसका जिस्म जैसे भूल-भुलैया थी जिन्हें वो खोजना चाहता था। एक आग सी जल उठी थी जो उसकी क़ुर्बत में ही बुझ सकती थी। रस्म शुरू हुई हो तो वो बिल्कुल रिफत के पीछे आके खड़ा हो गया। सब लोग लड़के-लड़की के करीब सिमट आए। वो उसकी कुर्सी के करीब खड़ी थी, साथ ही वो भी था। उसके ऐन पीछे, शायद 1 इंच के फासले पर। वो छोटी कद की नहीं थी, मगर वो 6 फुट से ज़्यादा का था। अगर वो सीधा खड़ा हो जाता तो वो अपनी ठोड़ी उसके सर पर रख सकता था। रिफत ने कोई परफ्यूम लगाई थी। वो महसूस सा हुआ। फिर उसके मज़ीद करीब होकर उसके साथ लग गया। सीना उसकी पूँछ से मिस हुआ था। नहीं मालूम ये परफ्यूम की खुशबू थी या रिफत के भरपूर जवान जिस्म की महक जो उसके अपने अंदर उतारी थी। वो एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर गया। शायद रिफत की जवानी का खुमार था। वो ज़रा सी उसकी तरफ पलटी। रिहान, बदतमीज़ी नहीं करो। आंखें में हल्की सी तलबिया लिए बोली। किसी ने नहीं सुना था। तब उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे, बल्कि लड़के लड़की को देख रहे थे जहाँ अंगूठियाँ पहनाई जा रही थी। मुझे बदतमीज़ी करने की इजाज़त दो। रिहान ने गंभीर सी आवाज़ में सरगोशी की। आज मंगनी का तीसरा दिन था। रिफत सारा फैलावा समेट चुकी थी। मेहमान भी जा चुके थे। उसने सुबह से ही कुछ बर्तन धोए, फिर फारग हो गई। अम्मा कमरे में थी। निदा कॉलेज गई थी। अपना दुपट्टा ओढ़ के वो बाहर निकल आए और साथ वाले घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा रिहान ने खोला। वह हैरान हुई। वो खाला से मिलने आई थी। उसे लगा रिहान यूनिवर्सिटी में होगा। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? वो पूछने लगे। रिहान उसे ही देखे जा रहा था। उसे यूँ दरवाजे पर पाकर दिल मचल गया। कई दिनों बाद उसे देख रहा था। मंगनी के बाद इसके घर जाना ही नहीं हुआ था। नहीं, आज ऑफ है, उसने बताया। अच्छा, खाला घर पे है? हाँ, आ जाओ। वो एक तरफ हुआ। रिफत अंदर आ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर उसके पीछे आया। तब आके उसे उसे देखने लगा। वो चुस्त सा पजामा और शॉर्ट शर्ट में थी और वो दिलकश चाल चलती हुई अंदर जा रही थी। जंग शर्ट में कमर दरख्त की अकड़ी हुई शाख की तरह बलखाती रही थी। स्किन कलर के तंग पजामे में सेहतमंद भरे भरे कोयले जैसे लचक रहे थे। उसकी नज़रें उसमें उलझी रहेगी। औरत को फुर्सत से बनाया गया हर अजूकों की मौजू रखा गया है। सर से पाँव तक सनती दौलत उस पर लुटाई गई है। अगर मुसम एक दौलत थी तो रिफत बेहद अमीर थी। यानी इसको देखता रहा। बदन में मध्यम सी आग जलने लगी। वो अंदर आकर डाइनिंग रूम में आकर बैठ गई। इधर उधर देखा। कहाँ है खाला? उससे पूछा था जो उस सोफे के पीछे खड़ा हो गया। वो नहीं है घर पे। रिहान ने खुमारआलूद नज़रों से उससे देख के कहा। तुम कह रहे थे कि वो घर पर है। रिफत ने उसे खुश्की से देखा, फिर होंठ काटे। रिहान आकर सोफे पर करीब बैठ गया। वो नानी के घर गई है। उसकी निगाहें रिफत के मुँह जो जवानी पर भटक रही थी, जिन्हें वो
हटाने से नाकाम हो रहा था। ठीक है, मैं उनके आने के बाद आ जाऊँगी, वो बोली। फिर वापसी के लिए खड़ी होना चाहा। अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। रिफ़त बैठ जाओ, थोड़ी देर में वो आ जाएंगी। रेहान ने हाथ रिफ़त के कंधे पर रखकर उसे रोका और उसकी उठने की कोशिश नाकाम बनाती फिर उसके साथ जुड़कर बैठ गया। जब वो आ जाएंगी तब मैं फिर आ जाऊँगी, वो बोली। दिल यकदम शिद्दत से धड़कने लगा था। रेहान ने अपना हाथ उसके गिर्द रखा था और वो करीब हुआ था। बार बार क्यों आओगी, यहीं बैठ कर इंतज़ार कर लो। रेहान ने उससे ज़रा सा और करीब किया। इस लम्हे वो पूरी नहीं तो कुछ हद तक उसकी आगोश में आ गई थी। सांस उछलने लगी। यूँ लग रहा था कि दिल किसी भी लम्हे उछलकर हलक में आ जाएगा। वो उससे हल्का सा खींच रहा था, जैसे पूरी तरह उसके जिगर को जवान जिस्म को समेटना चाह रहा हो। हाथ उसके गिर्द लपेट लिए गए थे। उसके बदन की धीमी धीमी खुशबू रेहान को बेखुद कर रही थी। रेहान रिफ़त ने बेकरार होकर उसका नाम यहाँ वो बोला, फिर आहिस्ता से उससे अपनी टांगों पर बैठा लिया। तो तुम क्या कर रहे हो आजकल, रिफ़त पूछने लगी। आंखें बंद होने लगी थी। रेहान वो बहकी हुई सी तराई रेहान के हाथ में लगाम हो गया है। यूनी के काम करता हूँ, आज ऑफ था। काम देखोगी मेरा, वो बोला। हाँ दिखाओ तो मुझे, रिफ़त ने बंद आँखों से जवाब दिया। फिर अंदर बेडरूम में चलो, वहाँ दिखाता हूँ, वो बोला। वो इसके साथ अंदर की तरफ आए। रेहान का कमरा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के साथ था। वो रिफ़त का कांपता हुआ बाजू पकड़े दरवाज़ा खोल के अंदर आया। फिर दरवाज़ा बंद करके रिफ़त की पूँछ दरवाजे से लगा दी। उसकी तपती हुई सांसें रिफ़त की गर्दन में टकराने लगीं। वो शिद्दत से उसके चेहरे और गर्दन पर झुक गया था। उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके ऊपर कर लिए। दुपट्टा उसने उतार दिया था। रिफ़त की नरम छातियाँ उसे अपने सीने पर बखूबी महसूस हो रही थी। उसने जवान बदन की सोनी खुशबू अंदर उतारकर तूफ़ान मचा रही थी। उसने नरम होंठ रेहान के होठों से मिले। वो इन्हीं नरमी से मुँह में ले रहा था। हाथ उसकी पतली कमर की सैर कर रहे थे। फिर उसने कमीज़ हल्की सी ऊपर कर दी। दिन के 10 बज रहे थे। गली में बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। चंद ख्वांचे वाले भी सदाएं दे रहे थे। रेहान, मैं शादीशुदा हूँ, वो मुश्किल यूँ बोली, सांस सीने में ही नहीं समा रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। वो शायद उसकी बात सुन नहीं पा रहा था। उसको साथ भेजता बेड की तरफ आ गया। अब तुम तब ही जाओगी जब अम्मी घर पर आ जाएंगी। वो उससे कमर से पकड़कर बेड पर चिट लटाने लगा। नहीं, मुझे अभी जाना है रेहान, वो मछली। मगर रेहान ने उसके पाँव ऊपर करके बेड पर सीधा लटा दिया। ने कहा ना, थोड़ी देर बाद चली जाना। वो उसे मखमूर नज़रों से देखता हुआ बोला। नज़र उसके जिस्म के खूबसूरत नशो फराज में थी। उसका सेहतमंद सीना चट लेटने की वजह से फ्लैट हो गया था, मगर फिर भी मध्यम उभार वजूद था। रेहान की पट्टियाँ सुलग उठी। सीना तेज़ होते सांसें लगा। जब उसके बंधन टूटे तो वो आहिस्ता से उसके ऊपर आ गया। उसके होंठ रिफ़त के चेहरे और उस गर्दन से लग रहे थे। एक हाथ उसकी कमीज़ को ऊपर कर रहे थे। पेट को बढ़मा करके उसने रिफ़त को दोनों हाथों को मुँह में लेकर छोड़ा। फिर उसके बदन पर नीचे की तरफ आया। रिफ़त के हमवार पेट पर आपका प्याला उसका दिल धड़का रहा था। नाक से ज़रा ऊपर उसकी छातियाँ हर सांस के साथ डूब डूब कर उभर रही थी। रेहान को हर चीज़ बुलाने लगी। याद रहा तो बस ये कि वो जवानी की मोहर उसकी दस में है। वो उसे अपने तपते होठों से छूने लगा। रिफ़त उसकी गर्म सांसें अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी। इस नीम तारीक कमरे में जैसे दो बदन धीमी सी आँच पर सुलग रहे थे, जिसको गुर्बत के झटके ही बुझा सकते थे। रेहान के हाथ बहकने लगे। उसकी कमीज़ को ऊपर की तरफ खींचा। वो उसकी छातियों को कमीज़ की कैद से आज़ाद करके हाथों के कटोरे में खींचना चाहता था। नहीं प्लीज़, वो कढ़ाई फिर उसके हाथों को पकड़ लिया। एतराज़ मत करो। रेहान ने उसके सुरख चेहरे को देखा। उससे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था। होंठ से काँप रहे थे। आँखों में खुमार उतर आया था। नहीं प्लीज़, ये मत करो, मैं किसी और की हूँ, वो बोली। रेहान उसे देखकर रह गया। शायद उसे एहसास हो गया था कि वो क्या करने जा रहे हैं। उसकी हालत बुरी थी, मगर वो संभलने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़, तुम्हारी अम्मी आ जाएगी, वो बोली। रेहान ने उसके अंदाज में बेनाम सी झिझक महसूस कर ली। वो इसके लिए तैयार नहीं थी। वो ऊपर से हट गया। रिफ़त बेड से उतरी थी। फिर काटते हुए कमीज़ पर उसके उलझे हुए बालों पे हाथ फेरा। वो उसे नज़रें चुरा रही थी। वो बेड से नीम दराज उसे देखता रहा। आंखें जब से सुर्ख हो गई थी। दिल उसके कोरों के लिए मचल रहा था। उसकी
खूबसूरत होठों का जायका अब तक मुंह में घूर रहा था। अगर मुमकिन होता तो उसे यही रोक लेता और उस दिन सुबह होने तक प्यार करता, मगर वो वाकई किसी और की बीवी थी। उसे प्यार करने का हक किसी और के पास था। तुम चाहो तो बाहर ड्राइंग रूम में इंतजार कर लो रिफत, वो उससे बोला जो अपना दुपट्टा ठीक ओढ़ रही थी। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी, वो बोली तो रेहान ने गहरी सांस ली। रिफत एक झिझकी हुई निगाह उस पर डाल के हुई सी बाहर निकल आई। वो यूं ही लेटा रहा, फिर उठकर किचन की तरफ आया। फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर एक यख पानी की बोतल होठों से लगाई और खटाखट पीने लगा। चेहरा अब भी तप रहा था, मगर अंदर दहकते अलावे की शिद्दत में ज़रा कमी नहीं आई थी। आंखों की सुर्खी कदरे कम हुई तो दिमाग ने काम करना शुरू किया। इस लड़की में ऐसा क्या है जो वो इतना बेबस हो जाता था। दिमाग सुन्न हो जाता, मुँह जोर ख्वाहिश पैदा होती थी उसे हासिल करने की। अब इसका लम्स पाने और लबों से आशना होने के बाद बदन और भी चीख रहा था। रात का तारीख लाफ हर सो फेरा था। अंधेरा छाया तो घरों में बड़की रोशनियां जल उठी। फिर किचन में रात के बर्तन धो रही थी। सब बर्तनों को साफ करके वो शेल्फ में तरतीब से रख रही थी। दुपट्टा गले में उलझा कमर पर झूल रहा था और छोटी सी खूबसूरत नाक पर पसीने की चंद बूंदें उभर आई थी। अम्मी दवा खा के लेट गई थी और इधर अपने कमरे में कॉलेज का होमवर्क कर रही थी। वो भी काम निपटा कर अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर उसने ढीला सा नाइट सूट पहना और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर दराज हो गई। कई दिन हो गया सलमान ने कॉल नहीं की। वो जैसे बेगाना सा हो गया था। रिफत ने फ़ोन निकाल कर हाथ में लिया। दिल किया उससे कॉल कर ले, मगर दूसरी ही लम्हे इरादा मतलबी कर दिया। रात के इस तरह उसकी जली कटी नहीं सुनना चाहती थी। वो बिना लिहाज किए कुछ भी बोलता था और फिर वो पहलू मुसहन रहती। फ़ोन साइड पर रखकर उसने करवट ली और रेहान ख्यालों में दर आया। रिफत को अपने जिस्म पर चूंटियाँ सी रेंगती हुई महसूस हुई। वह आज गई थी उनके घर और आंटी नहीं थी, वो अकेला था। फिर जो हुआ उसे सोच कर उसकी सांस चढ़ गई। वो उसे रूम में ले जा के ऊपर लेटाया था और बेकरार होती तकिया सीने से लगाया। नींद आंखों से कोसों दूर थी, आंखों में सुरख डोरे तैर रहे थे। दोपहर होने लगी थी। आज मतलब बड़ालूद था। नीली आसमानों पर बादल रुई के सफ़ेद गाल की तरह तैर रहे थे। रोशनी की राह में पायल के माहौल में अजीब सी खुशगवारियत रची हुई थी। रेहान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। आंखों में नींद भरी हुई थी। यूनिवर्सिटी से आने के बाद सो गया था। अब आंख खुली थी। चंद लम्हे वो यूं ही लेटा छत को घूरता रहा, फिर उठ बैठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा जिसमें में कसमसी सी चाय थी। नींद का खुमार था शायद। वॉशरूम में आकर उसने कपड़े जिस्म से अलग किया और शावर खोलकर खड़ा हो गया। पानी की फुहार उसके सीने से होते हुए पाँव तक रसाई हासिल कर रही थी। बदले में खुशबू सा एहसास जगा जैसे सस्ती के बायस बादल झटने लगे। उसने आंखें खोलकर सामने देखा। कद आदम शीशे में खुद को देखा। इसका मजबूत जिस्म नजर आ रहा था। वो 25-26 साल की मजबूत कद काठ का नौजवान था। सीना चौड़ा और हल्के बाल लिए हुए थे। बाकी जिस्म सांचे में ढाला हुआ था और बाजुओं के पट्टे बेहद सख्त थे। वो एक भरपूर नौजवान था जिसके सरापे से बलकन और मर्दाना वजाहत झलकती थी। शावर लेकर उसने हैंगर में लटके कपड़े ज़ेब-ए-तन किए और बाहर आ गए। शीशे के सामने खड़ा होकर बाल बनाते हुए उसके दिल में अजीब सी बेचैनी सी। उसे रिफत को देखने कई दिन गुज़र हो गए थे। वो तवातर से छत पर जाता रहता था, मगर वो नज़र नहीं आती थी। उसके सामने आने से कतरा रही थी। या क्या वजह थी? रेहान ने सोचा आज वो इसके घर जाना चाहता था। जिस्म में लगी धीमी सी सुलगती हुई आग उसे रिफत की तरफ धकेल रही थी। उसके साथ गुजारा हुआ वक्त ज़हन से महव नहीं हो रहा था। वो जवानी का जलता हुआ जाम थी और वो जाम को घुट घुट अपने अंदर उतारना चाहता था। रिफत चंद जोड़े कपड़े धोने के बाद अभी फारिग हुई और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। कोई डांसिंग शो चल रहा था। निदा कॉलेज गई हुई थी और अम्मी अंदर अपने कमरे में आराम ने आंटी बस मौका ही नहीं मिला। आज दिल किया कि देख आऊँ आप लोगों को, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो कर आऊँ। वो बोल रहा था। रिफत उसके आंखों में खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। जानती थी वो उससे देखने आया था। चंद लम्हों वो यूं ही खड़ी रही, फिर अपने कमरे की तरफ आई। अम्मी और रेहान वहीं बैठकर बातें करने लगे। अंदर आकर वो बिस्तर पर चट लेट गई जिसमें एक गुंजार सा भरपा था। दिल था कि सरकशी पर आमादा था हों जैसे आग पर तप रहे थे। वो नहीं जानती थी ये कैफियत क्यों है। रिफत बेटा कहाँ चली गई? बाहर से अम्मी ने उसे आवाज़ दी। वो बेड से उतरकर बाहर आया और वो दोनों डाइनिंग रूम में साथ बैठे थे। रेहान ने किन अखियों से उसे देखा। वो जो बर्तन हमने उस दिन निकाले थे वो ऊपर शेल्फ पर रख दो। रेहान तुम्हारी मदद कर देगा। चंद सोफ़े हैं उन्हें भी तरतीब से कर दो। इसके साथ मिलकर आज बच्चा आया है तो ये काम कर दो, अम्मी बोली थी और रिफत से हिलाकर रह गई। निदा की मंगनी में उन्होंने बड़े डिनर सेट के बर्तन इस्तेमाल किए थे जो किचन की ऊपरी शेल्फ पर पड़ा रहता था। एक आध बार ही इस्तेमाल हुआ था और उसे निकाला भी रेहान ने था। वो कई दिन से नीचे पड़ा था। रिफत कुर्सी के ऊपर खड़ी होकर
कर भी उसे नहीं रख पाई थी। अम्मी उसी को ऊपर रखने का कह रही थी। वो ऐसा ऐसा चलती हुई किचन में आई। रिहान साथ था। अम्मी भी पीछे चली गई और उन्हें हदायत दे रही थी। वो एक कुर्सी टिकाकर इस पर खड़ा हो गया और शीशे के स्लाइड दरवाजे वाला शेल्फ खोल दिया। रिफत एहतियात से उसे बर्तन पकड़ाने लगी। जनिया वो शेल्फ में रखने लगा। किसी तरह के डोंगे प्लेटें होकर आखिरी थी जो वो दोनों ऊपर रख रहे थे। अम्मी चंद लम्हे वहीं रहीं, फिर अंदर अपने कमरे में चली गईं। रिफत किचन काउंटर के करीब खड़ी कई प्लेटें ऊपर तले रखकर उसे पकड़ाने लगी, जिन्हें थामते वक्त रिहान के हाथ उसके हाथों से मिस हुए। रिफत की रीढ़ की हड्डी में फिररी सी दौड़ गई। शायद वो जानबूझकर अपना लफ्ज़ उसे मुंतकिल कर रहा था, जैसे उसे चंद दिन पहले की याद दिला रहा हो। वो खामोशी से उसे बर्तन पकड़ाई गई। हर बार उसका हाथ रिफत के हाथ पर पड़ जाता, उसकी धड़कन बेरपत होने लगी, रंगा सुर्ख पड़ने लगी थी। अंदर सलते अलाव की तमाज़त से खूबसूरत चेहरा आँच देने लगा। बर्तन ख़त्म हो गया तो वो नीचे आया। और कोई काम है? वो गंभीर आवाज़ में उससे पूछा तो रिफत ने साव में सर लाया, फिर किन अखियों से उसे देखा। वो नीली ब्लू शर्ट और ब्लैक टी शर्ट में था। उसके मजबूत बाजू शर्ट से अयां हो रहे थे। वो बाकी दिनों से ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। रिफत होंठ चबाकर रह गई। न जाने क्या हो रहा था। अजीब सा एहसास था जो उसके दिल को खींच रहा था। क्या काम है? वो बगैर उसे देखकर बोला। अम्मी कमरे में चली गई थी। दोनों किचन में तनहा रह गए। ड्राइंग रूम से चंद सोफे लेकर बेडरूम में लेके जाने हैं बेडरूम, ऐसा से बोली। चलो। उसने रिफत को कंधे पर टोला दिया। आंखों में कमाल उतर आया। वो उसके आगे आगे चलती। डाइनिंग रूम में कई छोटे छोटे सोफे थे जो आमतौर पर बेडरूम में पड़े रहते थे, मगर मंगनी की तरकीब के लिए वो लोग उन्हें डाइनिंग रूम ले आए थे। वो दोनों उन्हें अंदर ले जा रहे थे। आखिर सोफ़ा बेडरूम में रखकर रिहान ने कमरे का जायजा लिया। तुम्हारा बेडरूम है? उसने पूछा। रिफत सर हिला गई। पैसा से उसके बेड पर बैठ गया। रिफत साथ ही कुछ दूर खड़ी थी। यहाँ आओ, वो बोला। क्यों क्यों? उसका दिल बेतहा धड़कने लगा था। कुछ बात करनी है। यहाँ आओ, वो उसे बेड पर बुला रहा था। रिफत साकत खड़ी रही। हथेलियाँ पसीने से भीगने लगी थी। यूँ लग रहा था अगर वो पास आया तो सांस रुक जाएगी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उठा और उसके करीब हो गया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अम्मी शायद दूसरे कमरे में सो गई थी। उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने ऐसा से रिफत के लचते हाथों को पकड़ा। वो तूफान की जर्द में आई शाख्ती की तरह काँप रहे थे। फिर उसके हाथ नरमी से उसके बाजुओं पर से होते हुए कंधों तक सफ़र करने लगे। रिफत का हलक खुश्क होने लगा था। वो दिन हुए तुम्हें देखे हुए। रिहान की आवाज़ भारी होने लगी। वो बहुत पास थी। सेहतमंद छातियाँ लिबास से उभर रही थी। हर सांस के साथ हिल रही थी। रिहान ने अपना हाथ उसके धड़कते दिल पर रखा। उसका नरम व गुदार दिल धड़क रहा था। वो पूरे जान से लरज़ कर रह गई थी। वो झुका, फिर दोनों हाथ उसके नरम कोलों तले रखकर उसे गोद में उठा लिया। उसका कांपता वजूद बाहों में सिमट आया। रिहान का चेहरा इसके जवान सीने में घुस गया। उसके बदन की महक उसके सीने में उतरने लगी। जो जो हवास कर होने लगे। रिहान नहीं, वो हलचलाती सांस धोंकी की तरह लगी थी। जिसम उकड़ रहा था, तड़प रहा था। वो सुन नहीं रहा था। उसकी नई तनी हुई गुजार छातियों में मुंह छुपाए उसकी टांगों के गिर्द बाजू लपेटे उसे खुद में पीछे चला जा रहा था, जिसे आज उसके जवान जिस्म को अपने अंदर तहरीर करना चाहता हो। उसके हाथों की मनमानियों से रिफत को सांस लेना मुहाल होने लगा। आंखें बंद हुई। जिस्म का रूं जैसे आग में दहकने लगा। वो उसकी तलबगार हो गई। होंठों से धीमी सिसकी निकलने लगी। रिहान ने उसे उसी के बेड पर गिराया, फिर कमर को जकड़कर मुजार होंठों पर अपने लब रखकर उसकी बहती सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। उसका मोम से ढला जिस्म उसकी गिरफ्त में मचल रहा था। उसे कुदरत ने फुर्सत से तख्लीक किया था। सीने पर जवानी के आसार बड़े मौजूद थे और कमर की लचक की कसम खाई जा सकती थी कि रसीले होंठों से जैसे शहद टपकता था। रिहान ने हाथ करीब फुर्सत से उसके जिस्म को दराज कर रहे थे, जैसे कोई खूबसूरत वादी हो जहाँ सियाह निकल आया हो और हमलों को दिल में उतारने के अमल कर रहा। वो इसके लचके होठों को जकड़े हुए था। रिफत की धीमी कराह उसके जिस्म में दौरे खून की गर्दिश बढ़ा रही थी। वो इसकी कीमिश को ऊपर करने लगा। इसी लम्हे दूसरे कमरे में अम्मी खंगारी। रिफत का दिल उछल कर हलक में आ गया। रिहान नहीं, वो मचल गई। उसके हाथ जहाँ उलझे थे वहीं से हटाने चाहे, मगर वो मदहोश हो रहा था। आहिस्ता से अपना हाथ रिफत की कमीज तले सरका दिया। रिफत की जान पर बंद आई। दरवाज़ा खुला और दूसरे कमरे में उसकी सांस शायद जाग रही थी। उसका हाथ कमीज तले रिफत के मरमरे आंचल देते बदन पर रेंग रहा था। वहाँ एक नई दुनिया आबाद थी जिससे वो शनासा हो रहा था। उसकी खूबसूरत लिबास में ढकी
हुई थी। उसने लिबास तले रसाई हासिल कर ली थी। उसके हाथ उसकी हुस्न की मूरत के शेरबुन फराज में उलझे रहे थे और उसके दहकते लबों से जुदा नहीं होना चाहते थे। रिफत रिफत बेटा, अम्मी की आवाज़ आई थी, जिसकी किसी की कॉल आ रही है। वो बोली रिफत तरफ कर, रेहान से जुदा हुई थी वो भी जैसे होश में आया। फिर बेड से उतर कर खड़ी हुई, वो कमीज़ ठीक करने लगी। सांस सीने में नहीं समा रही थी। फिर उसे देखा जो उसी के बेड पर कोहनी टिकाए लेटा सिर्फ आंखों से उसे देख रहा था। तुम जाओ प्लीज़, अम्मी बुला रही हैं मुझे। वो मुश्किल बोली। अभी तक संभल ना पाई थी। रेहान उसे तुझता नगाहों से देख रहा था, बेचारा रहा था कि फिर उसे गिरा के गुत्था हो जाए। बदन जैसे सुलग रहा था। वो लिबास ठीक करके चंद गहरी सांस लेकर बाहर निकली तो रेहान भी उठकर बाहर आ गया। उसके गुदगुदाए बदन की खुशबू अब तक उसके से लिपटी हुई थी। वो अब भी चंद लम्हे पहले की इसी कैफियत में था। रिफत ने कॉल अटेंड करके फ़ोन अम्मी को थमा दिया। सलमान की कहा कि वो दोनों बात कर रहे थे। नीता के ससुराल वाले अगले महीने शादी के लिए हाथ मांग रहे थे। सलमान की बहन की शादी के लिए वापस आ रहा था और रिफत ने कमरे के बाहर से दोनों की आवाज़ सुन ली। वो अजीब कैफियत में घर गई। सलमान वापस आ रहा। दोपहर होने लगी थी। एक रोशन दिन ख़त्म होने को था। दरख्तों और इमारतों के साए तवील होने लगे थे। रिफत अभी वाशरूम से नहा के निकली थी। ग्रे कलर की कामदार कमीज़ और वाइट सलवार में उसका अगला सुर्ख और सफ़ेद सरापा दमक रहा था। नम जुल्फ़ें टॉवल में लिपटी हुई थी। चेहरे पर भी हल्की सी नमी जाग रही थी। उसने चेहरा खुश्क किया, फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़े स्टूल पर आ बैठी और मेकअप करने लगी। दिल आज अलग ही अंदाज में धड़क रहा था। आज सलमान ने आना था। शाम 6 बजे की फ़्लाइट थी। वो सब उसे रिसीव करने जा रहे थे। आखिर कई साल बाद वो घर के रास्तों पर कदम रख रहा था। शिकायतों और खुफियों का एक अनबार था जो रिफत के दिल के आंगन में जमा था। वो उसकी बेइनायतों से शाकी रही थी, मगर अब हालात बदलने वाले थे। उसके दिल में उम्मीद की कोपल फूटी। शायद उसका रवैया जो फोन पर वार रखता था बदल जाता। वो खासी हद तक तैयार हो गई थी। गहरा मेकअप वो करती नहीं थी। खूबसूरत चेहरा मेकअप से पाक रहकर भी पुरकशिश लगता। चेहरे पर हल्का सा फाउंडेशन लगाकर, काफ़ी गालों पर हल्की सी सुर्खी बखेरती, आंखों में काजल लगाकर, नरम होठों पर रेड लिपस्टिक लगाने लगी। लिपस्टिक लगा के दोनों होठों का हल्का सा जोड़ा भी मुतमईन सी हुई। वो होंठ गुलाब की कली कली से शदाब लग रहे थे। आंखों में उम्मीद के दीप टमटमा रहे थे। टॉवल खोलकर बालों को कंघी करने और कैचर में कैद करने लगी। रिफत बेटा आ जाओ, देर हो जाएगी, अम्मी ने ड्राइंग रूम से आवाज़ दी थी। आ रही हूँ, बस 2 मिनट। की जल्दी से उठी। शफाफ आईने में हलकोरे लेते अपने को देखा कि खाना नक्शा शहाबी रंग का रेशमी बाल जो कोलों को छू रहे थे और मौजू जिस्मानी खदोखाली सोलिए में वो किसी की भी दिल की दुनिया ज़ेर ज़बर कर सकती थी। एक सफ़ेद दुपट्टा स्कार्फ की शक्ल में चेहरे से लपेट कर वो बाहर आ गई। निदा और अम्मी तैयार बैठी थी। चलो बेटा चलते हैं, देर हो रही है। अम्मी ने उसकी तैयारी को गौर से देखा, मगर फ़कत इतना ही बोली, अभी 6 बजने में तकरीबन 1 घंटा बाकी था। वो साथ चलती हुई बाहर आई। दरवाजे से बाहर निकलते ही रिफत ने जिस पहले इंसान को देखा वो रेहान था। वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। उसे देखकर ठटकर रुका। गहरी आंखों में शायद उभरी। रिफत ने उसे दूसरी नज़र देखने से गुरेज किया। निदा और अम्मी साथ ही थी। वो आगे बढ़ गई, लेकिन रेहान की निगाहें उससे अपनी पुश्त पर महसूस हो रही थी। उसे देखता रहा। रिफत ज़रा सी बेचैनी हुई। चंद दिनों में वो दोनों जिस्मानी तौर पर खासे करीब आ गए थे। शायद ज़रूरतों की आंधी ने उन्हें बेमुस्तरब किया तो एक दूसरे की पनाह में आ गए। एक साथ लिपट कर बहने रहे थे, मगर एक हद से नहीं गुजरे थे। रेहान लबदीचे उसे अगली गली में जाते देख रहा था, जहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। वो जाकर इसमें बैठ गई तो रेहान ने सजे टका। रिफत ने दूसरी नज़र डालना भी गवारा न किया। उसके दिल पर हल्की सी चोट लगी। रिफत अपने कमरे में आयरन स्टैंड के पास खड़ी सलमान के चंद जोड़े इस्त्री कर रही थी। वो आ गया था। अब नीचे ड्राइंग रूम में सबके साथ बैठा कुछ कपड़ियाँ कर रहा था। कुछ मेहमान भी आए थे। वो जमी के से कपड़े प्रेस करके वार्डरोब में लगने हैंगल में लटकाने लगी कि दरवाज़ा खुला। वो अंदर आया। रिफा जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी। होंठों पर हल्की शर्मीली मुस्कुराहट उभरी। जब से वो आया था वो ठीक से मिली भी नहीं। एयरपोर्ट पर बस दुआ सलाम ही किया। इतने साल बाद आया था, गले मिलना तो उसका हक था। वो इसकी तरफ देखती रही, मगर सलमान एक नज़र उस पर डाल के होंठ पीछे टेबल पर पड़े अपने हैंड बैग की तरफ बढ़ा। रिफत की रंगत फीकी सी पड़ गई। सलमान आप डिनर से पहले नहाएंगे क्या? उसने झिझकते हुए पूछा, मगर वो मुतवज्जो नहीं था। बैग में कुछ ढूंढ रहा था। फिर एक पैकेट निकाल कर सीधा हुआ। पता नहीं क्या था वो शायद किसी ने के लिए गिफ्ट लाया था। पैक कर निकाल के वो इसकी तरफ मुड़ा, जो कमरे के वस्त में खड़ी उंगलियां मरोड़े उसे देख रही थी। मैं नहा लूँगा, अगर नहाना हुआ। तुम ये कपड़े बाथरूम में रख दो। वो बोला तो लहजा जज्बात से आ रही था। रिफत को सुस्ती से महसूस हुई। वो उसे ही देख रही थी। वो मजबूत जिस्म का मालिक था, मगर अब पहले से कदरे का भारी हो गया था। रंगत किसी कदर
ज़्यादा गंदमी हो गई थी, बाल सामने से उड़ चुके थे, पेशानी पर चिकने जैसे मुस्तकिल डेरा जमाए हुए थी, भारी मूँछों की ऊपर फैली हुई नाक से वो बहुत सख्त गीर सा मर्द नज़र आ रहा था। फिर उसकी निगाहें इन कपड़ों पर पड़ी जो रिफत इस्त्री कर रही थी। वो माथे पर पड़े बलों में चंद पलों का इजाफा हुआ। किसने कहा तुम्हें ये कपड़े इस्त्री करने को? सर से लहजे में बोला रिफत, जो पहले ही नर्वस सी खड़ी थी, बुखला गई वो। मैंने सोचा आप थके होंगे और आकर नहा धो के कपड़े बदल लेंगे, इसलिए मैंने ये कपड़े इस्त्री कर दिए। वो हकलाई, कपड़े तो मैं बदल लूँगा, लेकिन ये नहीं, मेरे बैग में चंद जोड़े पड़े हैं, वो इस्त्री कर दो। मनहूस से बोलता रिफत क्या सर हिला इस बात में हिला गई। वो बाहर चला गया तो रिफत खुद को संभालती उसके बैग की तरफ बढ़ी, उसके चंद जोड़े निकाल कर मशीनी अंदाज में इस्त्री करने लगी। चेहरे पर थकन सी उतर आई, थकन जिस्मानी नहीं ज़हनी थी, जो उसके रवैये के सबब रगो रूप में उतरी थी। शाम का अंधेरा हर तरफ फैल गया था। आसमान पर बादलों की टुकड़ियां तैर रही थी, जिन्होंने मोतियों के मांझे चमकते सितारों को अपनी ओर में सवार रखा था। रेहान अपने घर की छत पर खड़ा हथेलियां मुंडेर पर टकाए खड़ा था। निगाहें साथ वाले घर पर जमी हुई थी। आज रिफत का शोहर आया था। उससे अम्मी उसे कई बार उसके घर जाकर मिलने आने को बोल चुकी थी, मगर वो हिचकिचा रहा था। वो नहीं चाहता था कि अनजाने में उसकी निगाह भटक कर रिफत की तरफ जाए। अगर उसका शोहर इस बात को भांप गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। और काफ़ी देर यूं ही खड़ा साथ भरी नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर नीचे आ गया और दरवाज़ा खोलकर उसके घर की तरफ आया। दरवाज़ा दिल भी अजीब परिंदा है, उसकी तरफ जाने के लिए फड़फड़ा भी रहा था, मगर अंदर ही कहीं चोर ही पकड़े जाने का भी खौफ से भी सरसरा रहा था। वो अंदर आया, काफ़ी गहमा गहमी थी, काफ़ी सारे लोग ड्राइंग रूम में जमा थे, जो पड़ोसी और रिश्तेदार ही थे वो मिलने आए थे। वो भी सलाम करके एक तरफ बैठ गया। निगाह सलमान पर पड़ी हुई थी। सलमी शक्ल और सूरत का आम कदो काल वाला आदमी था, अलबत्ता जसामत गेंडे की तरह मजबूत थी। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें नुमायाँ थी, एक लायों पर भालू की बहुतायत थी। रेहान उसे खाली खाली नज़रों से तकता रहा। उसे रिफत के साथ उसका रिश्ता बेजोड़ लगा। बस उसको सफ़ेद रंगत की नाजुक बदनाम लड़की की चंद इतनी जल्द इतनी मुलायम के छू लो तो निशान पड़ जाए, ये इंसान उससे मेल नहीं खाता था। रेहान ने सिर झटका। इस लम्हे रिफत तशरीह में कोई चीज़ लिए अंदर आई थी। उसने स्याह रंग की लॉन्ग शर्ट और वाइट शलवार पहनी हुई थी। दुपट्टा सलीके से चेहरे को घेरे में लिए हुए था। रेहान की निगाह उसके वजूद से दीवाना वार लिपट गई। उसकी निगाहों में वापसी उतर आई। रफ़त ने भी उसे देख लिया और लम्हे के लिए हल्की सी खटकी। फिर तशरीह टेबल पर रखकर सलमान से कुछ पूछने लगी। ध्यान के पेट में गिरें सी पड़ने लगी, होंठ सख्ती से होंठों पर जम गए। पहले यहाँ बैठना तो भर महसूस होने लगा। वो ज़्यादा देर वहाँ बैठ ना सका, वहाँ से उठकर बाहर आ गया। काफ़ी अजीब हो रही थी, आज वो उसकी बाहों में सोने वाली थी। वो उसका शौक है, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। उसने खुद को कोसाफी गेट से बाहर निकल आया। अजीब बेचैनी सी तारी हो रही थी, मालूम नहीं क्यों। उसका दिल किया दीवारों पर मुक्के मार बरसाए, उन्हें तोड़ दे या अपने हाथ तोड़वा ले। रात अंधेरे की बारिश में भीगने लगी थी। इधर उधर आपस में धीमे स्वरों में सरगोशियां कर रहे थे। कमरे में नाइट बल्ब की नीलियों रोशनी फैली हुई थी। रिफत अपने बेड पर दराज शब ख्वाबी का हरीक लिबास पहने हुए थी। आती जाती हर सांस के साथ उसका मुंह जोर सीना डूब उभर रहा था। गेट की हड्डी में हल्की हल्की लहरें दो रही थी। वो कमरे में आ गई थी। सलमान अभी आने वाला था। यकलक दरवाज़ा खुला। रिफत ने धड़कते दिल से देखा, सलमान अंदर आया। वो उसे देखती रह गई। वो अंदर आकर एक बेतासर निगाह उस पर डालता वॉशरूम में घुस गया। बाहर निकला तो सिर्फ एक ट्राउज़र और बिना आस्तीनों के बनियान पहने हुए था। बनियान के गैर मौजूद आस्तीनों से उसके तवाना बाजू नजर आ रहे थे, जिन पर घने बाल थे तो भी हल्की सी उभरी हुई थी। वो सीधा बेड की तरफ आया और बराबर में लेट गया। रिफत ने जैसे सांस तक रोक ली। वो उसकी पेशकदमी की मुंतज़िर थी। सांस की लेस चढ़ आई थी और रग रग में कमाल दो रहा था। शोहर पर तवील अरसे बाद आया था। वो खुद सपुर्दगी पर आमादा थी। बताए जान उस पर लुटाने के लिए तैयार, मगर इस तरह कोई हरकत ना हुई। वो यूं ही साकत लेटा हुआ था। रिफत ज़रा सी कसमसाई तो बेड हल्का सा चिड़चिड़ाया, जैसे उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया हो, मगर वो बेहिस और हरकत रहा। न जाने क्यों रिफत को लगा वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहा है। दिन भर दोनों के बीच दो जुमलों का ही तबादला हुआ था, वरना वो उसके सलूक से उसके वजूद की नफी करता रहा था और अब भी कर रहा था। सलमान का रवट दूसरी तरफ बदल गया। रिफत ने किन्नफियों से उसे देखा। वो मुँह दूसरी तरफ किए लातल्लुक सा लेटा था। चंद लम्हों बाद उसके सांस लेने की हल्की सी खड़खड़ाहट कमरे में गूंजी। रिफत के होंठ भीग गए। वो बेहिस सी ही हुई और एहसास की जैसे मौत हो गई। आंखें छत में किसी गैर मरी नुक्ते पर जमी हुई थी और नींद आंखों से कोसों दूर
दोपहर होने लगी थी। रिपत किचन में सलाद बनाने में मसरूफ़ थी। सलाद ही साथ ही पुलाव को दम पर रखा हुआ था। आज उसने ब्लू कलर का सादा सा शलवार कुर्ता सूट पहन रखा था। दुपट्टा कंधों पर था। बाल चुटिया में गंदे हुए कमर पर क्यों रही थी। सूलिये में भी इसका हुस्न किसी से मेरे को भी महसूस कर सकता था। सलमान को आए हुए आज हफ्ता होने को था और उसका रवैया पहले दिन की इसी सर्द महरी के लिए हुए था। ज़रूरत के वक़्त अपने महसूस सर्द से तकमाना लहजे में बात कर लेता था, वरना वो साथ रहकर भी लाताल्लुक़ था। बिस्तर पर फ़ासले हनूज़ कायम थे। रिफ़त ने लाशूरी तौर पर कोशिश की थी कि इन फ़ासलों को पाटने की, मगर उसका लिया दिया अंदाज़ देखकर अपना पोल में सिमट आई थी। देर आते मुसलसल वो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रही। कई बार उसने करवट ली, चूड़ियाँ खनकाई, बात करने की कोशिश की, मगर वो एक टन नज़र इस पर डाल के सोने की तलकीद कर देता। शायद वो उसकी कफ़ियत से नावाकिफ़ नहीं था, बस अनजान था, या फिर वो भी अज़ियत देने का एक अंदाज़ था। रिफ़त को उसकी आँखें तमतराती उड़ाती महसूस हुई थी। अंदाज़ गुफ्तगू बड़ी हद तक तंज़िया होता था। वो कुछ बोल भी लेती तो जवाब तंज़ भरे अंदाज़ में मिलता कि वो चुप होकर रह जाती। शायद बाहर रहकर वो बड़ी हद तक सिंकी हो गया था। उसने इतने अरसे में बाद वो वापस आया था। सबके लिए सामान में कुछ तोहफ़े थे, जबकि रिफ़त के लिए फ़कत परफ्यूम की 2 बोतलें निकली थी, जिसमें से एक आधी इस्तेमालशुदा थी। रिफ़त को लगा शायद ये भी किसी के और के लिए ली गई होंगी, मगर मजबूरी में उसे थमा दी। उसका दिल कटता रह गया, मगर उसने उफ़ तक ना किया, खामोशी से सह गई। वो बालों की चंद लीटों को कान के पीछे ओढ़े सी किचन से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में लगे वॉल क्लॉक में टाइम देखने आई थी। वापस जाकर चावलों को देखने लगी। 2 बजे लग रहे थे। वो आता ही होगा, उसने झटका। वो अपने किसी जानने वाले की तरफ गया था हुआ था। पिछले कई दिनों से यही उसका मामूल था। सुबह का निकलकर दोपहर को आता और फिर रात को वापस होती। निदा की शादी करी थी, चंद दिनों में ही दिन रख लिया गया था। फिर कामों का बोझ पड़ गया और बाजार के चक्कर अलग से लगने लग जाते। उसने माथे को सुझाया, उसे हल्का सा चक्कर आया। इस लम्हे निदा किचन में आई, शायद पानी पीने आई थी। उसे डगमगाता हुआ देखकर वो तेजी से उसकी तरफ आई थी। भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? परेशानी सी पूछती वो इसका हाथ थाम गई। हाँ ठीक हूँ, वो मुस्कुराई, मगर कमजोरी सी महसूस हुई। अरे आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, चेहरा तो देखे कितना सुर्ख हो रहा है। निदा तशवीश में घिरी गई, फिर उसकी कलाई पकड़ी। रिफत को इस लम्हे खड़ा रहना मुश्किल महसूस हुआ। टांगें बेजान हो गई। उफ, आपको तो बुखार है। निदा हैरत से उसे देखने लगी। आप यहाँ किचन में हैं? कमरे में जाएं, मैं कर लूँगी। चावलों को ही उतारना है ना? वो बोली। रिफत ने सामने से हिलाया। वो नहीं जानना चाहती थी, मगर नीला ने उसे भाई की तरफ धकेल दिया और जैसे तैसे करके खुद को धकेलती बेडरूम में आई। आंखों के सामने कई बार अंधेरा छाया, या कदम कई बार उतरे। जब तक क्या हुआ था, यूं अलग लग रहा था जैसे तमन्नाएं यकदम सुलभ हो गई हैं। उसे नहीं पता चला वो कैसे कम बेड तक पहुंची और कैसे लेटी। वॉशरूम से राब्ते मुंतका हुए थे। सलमान लंच के वक़्त घर आया, फिर अपने रूम में दाखिल होते वक़्त दरवाजे पर ही खटक कर रुक गया। तो सामने ही बेड पर रिफ़त आड़े-नीचे औंधी लेटी हुई थी। कमर का कम नुमाया हो गया। सुडौल टाँगों की दिलकशी छुपाए नहीं छुप रही थी। सलमान की आँखों में नूर के साए तैरे। वो दाँत पीसता उसकी तरफ आया, फिर बेदर्दी से खड़ा हाथ उसके बदन पर खुरदरा हाथ उसके बदन पर रखकर उसे हिलाया जलाया। वह हनूस लेटी रही। उसकी आँखों की सुर्खी और बढ़ गई। रिफ़त को किसी सख्त तकलीफ़दा लम्स का एहसास हुआ तो उसकी आँखों में लर्ज़िश उभरी। फिर पट से आँखें खोल दी। चंद लम्हे लगे उसे सूरत-ए-हाल समझने में। उसके नाज़ुक बदन को टटोल रहा था। अंदाज़ बेहद आमियाना था, जैसे वो गोश्त-पोश्त का कोई टुकड़ा हो, जैसे कसाई देख भाल रहा हो। रिफ़त को उसकी आँखों में बहुत दिन बाद वो चमक नज़र आई जो मर्द के अंदरूनी कशमकश का इश्कार कर देती है। वो भी औरत की नज़रों का मतलब समझती थी। वो जल्दी से उठ बैठी। चेहरा लाल बनूर हो रहा था। कुछ बुखार का असर था, कुछ खजालत ने आ घेरा था। वाह वाह लाट साहबा, क्या अंदाज़ है तुम्हारे सोने के, वो ज़हर कौन लहजे में बोला। रिफ़त को तो हिंदन का एहसास अशदीद एहसास हुआ। सबके एहसास से चेहरा सुर्ख तर हुआ। तुम यहाँ नींद के मज़े लूट रही हो, खाना कौन देगा मुझे? वो फनकारा। रिफ़त हड़बड़ा दी। वो खाना बन गया है, आप बैठे, मैं दे देती हूँ। वो लिपटे लेटी खड़ी हो गई और बट्टा लेटी खड़ी होगी। हाँ ये आसान कर दो मुझको, वो बोला तो रिफ़त वादे की तरफ बढ़ी थी। पहले मेरा एक सूट इस्त्री करो। तहकमाना अंदाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो एक मामूल की तरह उसकी तरफ मुड़ी, जो अपनी शर्ट निकालकर वाशरूम में घुस गया। रिफ़त उसका जोड़ा निकालकर इस्त्री करने लगी। वाशरूम से बाहर पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। इस लम्हे उसे फ़ोन के वाइब्रेशन की मखसूस गूंगू सुनाई दी। सलमान की शर्ट के ऊपर मोबाइल में जेब में पड़ा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था।
रिफ़त का शिकार हो गई, फिर हिम्मत करके उसकी जेब से फ़ोन निकाला, स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। व्हाट्सएप पर कॉल आ रही थी, बाहर का कोई नंबर था। नंबर के साथ ही लड़की की एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर कुछ ऐसी थी कि रिफ़त के गाल टिमटिमा उठे। उसे कॉल रिसीव करने की हिम्मत ना हुई, हाथ काँपने लग गए। कॉल कट गई, वो फ़ोन हाथ में लिए गायब दिमागी से बैठी रही। इस समय उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन फिर से जला उठा। व्हाट्सएप की पर कई मैसेजेस वसूल हुए। न जाने क्यों रिफ़त ने वो चाप खुली थी, फिर ऐसा मैसेज पढ़ने लगी। चेहरे की हालत मुतगैर होने लगी, गला जैसे खुश्क हुआ, आंखें पथरा गई। लड़की की तस्वीरों से भरा हुआ था। अपनी चंदरी होती आंखें और चिपटे नाक नक्शे से वो लड़की एशियाई लग रही थी। फिर कोई भी तस्वीर नॉर्मल नहीं थी। वो इस अंदाज में ली गई थी कि उसका अंग नुमाया हो रहा था। कई तस्वीरों में ऊपरी बदन लिबास की कैसे आज़ाद था और पूरी पर्दापोशी के लिए हाथ का इस्तेमाल किया गया था, जो काफ़ी हरगिज़ नहीं था। सलमान के मैसेजेस जिसमें वो इनसे रकम के बारे में बात कर रहा था। इन दोनों की शायद कोई डील हुई थी और सलमान ने उसे कोई रकम अदा की थी। रिफ़त ने सुना था कि खलीजी ममालिक में एशियाई ममालिक जैसे कि फ़िलिपीनो, थाईलैंड वगैरह की बहुत सी लड़कियां मुलाजमत के लिए आती हैं और अगर उन्हें ज़्यादा रकम कमाने का कोई ज़रिया नज़र न आए तो उसके इस्तेमाल से भी नहीं कतराती। वो तल्खी से आंखें स्क्रीन पर जमाए मैसेजेस पढ़ रही थी कि बाथरूम में गिरते पानी की आवाज़ थम गई। शायद वो बाहर निकलने को था। उसने फ़ोन जल्दी से रखा, फिर इस्त्री करने लगी। सदमे के इब्तदाई असरात से निकलकर उसके दिल में दबा सा गुस्सा उभर रहा था। होंठ सख्ती से भींच गए थे। बेटा, आज मार्केट चलें, कुछ लेना है। सलमान लंच में मसरूफ था कि माँ की आवाज़ पर चौंक कर सिर उठाया। मुझे कहीं जाना है, पैसे दे दूंगा, आप और रिफ़त चली जाना। बेइनाती से कहकर दोबारा से पुलाव के प्लेट की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसकी तबीयत नहीं ठीक, तुम चले जाओ साथ। वो ज़रा हिचकिचा के बोली। सलमान के माथे पर कई बल पड़े। क्यों, क्या हुआ है? उससे नाक पे छोड़कर उससे पूछा। उसे देखा, उसे किचन में चक्कर आ गया, बुखार था शायद। उसके लहजे में हजत सिमट आई। तुम चले जाओ साथ, उसे आराम करने दो। कोई बुखार नहीं है, सब बहाने हैं काम से बचने के। उसने स्याही माइल होठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। बोले, उसे चले जाएगी आपके साथ, ना चाहे तो मुझे बताए। सर्द से बेतासर लहजे में कहता वो बाहर निकल गया। कमरे से निकलती रिफ़त ने उसके आखिरी जुमले सुने थे। धमकी अमेज तासर महसूस किया था। वो वहीं खड़ी रह गई। नाजुक जिस्म बीमार की शिद्दत से कांप रहा था। रेहान अपने बेड पर नीम दराज बेड पर से टेक लगाए लगता हुआ था। लैपटॉप उसके घुटनों पर धरा था, जिससे माउस बेड पर उसकी उंगलियां चल रही थी, मगर फोकस नहीं कर पा रहा था। जाने उसका ध्यान कहाँ था। थक हार के उसने लैपटॉप स्क्रीन नीचे खींच ली, फिर बिस्तर से उतर आया। खिड़की में आ खड़ा हुआ। बाहर एक और स्याह रात पल फैला रही थी। हंगामे मध्यम पड़ रहे थे। उसकी नज़रें सामने वाले घर की दीवार से लिपट गईं, किसी को तलाश कर रही थी, मगर नामुराद लौट कर रही थी। उसे देखे कई दिन हो गए थे। कमरे में नाइट बल्ब की नींगियों मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दर और दवाब जैसे दम साधे खड़े थे, पर अपने बेड पर चित लेटी हुई थी। कम्फर्टर सीने तक ओढ़ रखा था, कोमल बदन जैसे बुखार में फनक रहा था। शाम से पहले वो वो अम्मी के साथ मार्केट गई थी और कई बार गोश्त खाते खाते रह गई थी। अब बदन टूट रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो उसने आंखें खोल के देखा। सलमान अंदर आया, फिर दरवाज़ा लॉक करके एक नज़र उसे देखा और वाशरूम की तरफ बढ़ गया। वो साकत लेटी रही। चल हमें बाद वो आप बाहर आया तो उस जिस्म पर शर्ट मौजूद नहीं थी और अपना मखसूस ट्राउज़र और बिना आस्तीनों के बनैन पहने हुए था। वो सीधा उसकी तरफ आया। रिफ़त को उसका अंदाज बदला हुआ सा लगा। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जिन नज़रों से रिफ़त को देख रहा था वो कसमुसा कर रह गई। नज़रों का मतलब वो जानती थी। सलमान उसके पास आ बैठा, फिर उसे कंधों से पकड़कर खींचा। कपड़े उतारो, उसने भारी आवाज़ में तहकमाना सरगोशी की थी। बहकी बहकी सांसें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। रिफ़त बेहिस्सो हरकत सी लेटी रही। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। होंठ आपस में सख्ती से भींच गए थे। कई दिन वो अपने आप को इसके हवाले करने के लिए तैयार रही थी। वो चाहती थी कि उनके दरमियान हालात मामूल पर आ जाएं। वो मुंह मोड़े रहा था। आज जब उसे मालूम था कि रिफ़त की तबीयत ठीक नहीं, तो वो उसे बदला रहा था। आज उसके पास सलमान के लिए कुछ नहीं था। जिसम बुखार से तड़प रहा था, उठने से चक्कर आ रहे थे। उसके मैसेजेस पढ़ के एहसासात मुर्दा से हो गए थे। उतारो, उसने फिर कहा। पर खुद ही उसके कपड़े एक एक करके अलग करने लगा। वो आंखें नीचे लेटी रही। कोई एहसास नहीं जगा था। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट नहीं हुई थी। नरमी और मोहब्बत का एहसास नापेद था। अपनी बनियान उतार को इस पर झुकाया। बहकी सांसें उसके बदन पे पड़ने लगी। हाथ उसके नाजुक जिस्म का ने लगे। दांत उसके जिस्म पर अपने निशान छोड़ने लगे।
रिफत के होठों से दर्द भरी कराह निकली। उसे फिर से चक्कर सा आया। सलमान की आंखों में चमक सी लहरी, उसकी तकलीफ महसूस करके। जैसे उसकी अना को तस्कीन हुई है। हर एहसास पर कराहत का एहसास गालिब था। सर जैसे दर्द से फट रहा था। वो इससे ऐसा सलूक कर रहा है जैसे किसी काम में चोर घुस आए, हर नाजुक चीज़ को तोड़ डाले, कीमती चीज़ें लूट ले। सलमान ने उसका चेहरा हाथ में जकड़ कर एक थप्पड़ मारा, फिर दबा दबा गराया। लाश की तरह मत लेटी रहो, मेरा साथ दो। वो आंखें शिद्दत से बंद किए लेटी रही। गाल सुन्न हो गया था। नफरत की एक लहर सी बदन में उठी थी। वो उंगली भी ना हिला सकी। बदन में सकत नहीं रही थी। दिल किया जब इंसान उससे कंबल की तरह लपेटा हुआ है, उसे दूर उतार फेंके। न जाने कब अपनी वहशत उस पर उतार कर वो जुदा हुआ था और रिपत साका सी लेटी रही, चेहरा हर जज्बे से हारी था। वो दूसरी तरफ मुँह करके सो गया था। रिपत ऐसा से उठी। कपड़े जो कुछ बेड पर थे, कुछ नीचे बिखरे हुए थे, उन्हें समेटा और जैसे तैसे पहनने लगी। हर हरकत के साथ मुंह से कराह निकल रही थी। बदन फूटने के तरह, फोड़े की तरह दुख रहा था। कपड़े पहनकर वो वॉशरूम की तरफ आई। वॉश बेसिन के पास खड़े होकर तपते चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। आंखें धुंधला हुई थी। दिल किया कमरे से निकल जाए, कहाँ दूर चली जाए, मगर बेबसी के पंजों में फड़फड़ा कर रह गई। चल लम्हे आईने में अपने टूटे बिखरे अक्स को देखती रही। फिर बेजान कदमों से बेड की तरफ आई और लेट गई। नीली आंखों आसमान बादलों से ढका हुआ था। सूरज की किरणें तपश से आ रही थी। मौसम कदरे खुशगवार हो रहा था। और क्लास 10 बजा रहे थे। रिपोर्ट डाइनिंग टेबल की डस्टिंग करने और बाकी कामों से फारिग होने के बाद सोफे पर आ बैठी। छोटा सा खूबसूरत कुशन गोद में रखकर उसने टीवी लगा लिए और वह दिल्ली से टीवी देखने लगी। उसका बुखार उतर गया था। तबीयत कदरे बेहाल हो गई थी। निदा की शादी के दिन करीब आ रहे थे। आज या निदा की शादी के दिन करीब आ रहे थे। आज या कल में शादी की तारीख रख दी जाती। फिर मेहमानों को ताना बाना बन जाता और सर कुचाने की भी फुर्सत न मिलती। अब भी काम बहुत बढ़ गए थे। रोजाना मार्केट के चक्कर लग रहे थे। कुछ न कुछ लाया जा रहा था। आज भी उन्हें नीला की ज्वेलरी देखने जाना था। रिफत खाली वाली नजरों से स्क्रीन को देखती रही। निदा अंदर कमरे में थी। सलमान अभी भी सो रहा था। उसका ख्याल आते ही रिफत की आंखें मुंजमन सी हो गई। सलमान के साथ गुजरे वो चंद दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम न थे। उसके शब रोज़ एक अनचाही कुर्बत में गुजरे थे। उसकी बहकी सांसें, चेहरे पर सुइयों की तरह के मांदे चुभते बाल और खुरदरा अजियतनाक लम्स कुछ भी उसके अंदर चाहे जाने का एहसास पैदा नहीं कर पाया था। तबीयत की खराबी के बावजूद सलमान उससे रोनता रहता था। उसकी अजियत से खत उठाता रहता था। उसकी तबीयत संभली तो उसने फिर से दूरियां अख्तियार कर ली थी। रातों को कई बार रिफत की आंख खुली तो उसे कमरे में मौजूद न पाया। बाहर टेरेस पर से उसकी गुफ्तगू की धीमी आहटें उसके कानों में तक पहुंचती। वो फ़ोन पर लगा होता। रिफत कानों में उंगलियां दे लेती थी। ऐसा लगता था वो जल्द अज जल्द निदा की शादी के फर्ज से सिर्फ होकर वापस जाना चाहता है। रिफत ने बैठे बैठे सोफे पर पहलू बदला। उसका दिल भी जैसे बेहिस हो रहा था। अगर कोई एहसास बाकी था तो वो नफरत और गुस्से का। इस लम्हे उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। सलमान बाहर आया। भारी भर कम चने पर नया खड़खड़ाता हुआ सूट पहनते हुए था। डाइनिंग रूम में आकर एक चुपती हुई तेज निगाह रिफत पर डाली, जो हड़बड़ा के उठ खड़ी हुई। नाश्ता लाओ दो अल्फाज बोलकर वो किचन टेबल की तरफ चला गया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। रिफत होंठ बेचे किचन में आए और फिर नाश्ता लगाने लगी। उसे देर से किसी रिमोट का गुमान हो रहा था जो उसे देखकर किसी रिमोट का गुमान हो रहा जो हुक्म की तामील कर रही थी। चेहरे पर किसी जज्बे का गुजर नहीं था। आंखों में हल्की सी बेजारी थी। सलमान के रवैयों ने उसका दिल छलनी कर दिया था। अब वो इसके लिए कुछ महसूस नहीं कर रही थी। नाश्ते के बर्तन उसके सामने रखकर वो वापस मुड़ी और डाइनिंग टेबल की तरफ आई। सलमान ने उसे पुकारा। कुछ देर बाद हम लोग ज्वेलर के पास जाएंगे, वो बोला। रिफत उसकी तरफ पलटी, ज़रा सी उलझी। हम से इसका क्या मुराद थी? कौन कौन जा रहे थे? वो भी जानना चाहती थी। निदा के लिए ज्वेलरी सेट उसी ने सेलेक्ट किया था। अब देखने जाना तो बनता था कि कैसा बना है। अगर कमी पेशी हुई तो दूर की जा सकती थी। तुम घर पर रहना, घर संभालना। उसने सर्द अंदाज में अगला जुमला बोलकर रिफत की खुशफहमी दूर कर दी। ये वाज़ेह हो गया कि वो निदा अम्मी ही जा रहे हैं, रिफत नहीं। मैं भी जाऊंगी आपके साथ, वो हिम्मत करके बोली। सलमान के चेहरे पर शदीद नागवारी फैली। तो घर में कौन रहेगा? तुम्हारा बाप? वो फनकारा। तुम घर पर रहो और हमारे आने तक लंच बना दो, रोनियत से कहता। वो नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। अल्फाज रिफत के गले में ही खुश्क हो गए। घर को ला करके भी तो जाया जा सकता था। लंच आके भी तो बनाया जा सकता था। वो होंठ सीखी बोझे कदमों से बेडरूम में आ गई और बेड के किनारे टिक गई। उसके सामने बैठना मुश्किल लग रहा था, वरना वो इसके या उसके वालिदैन पर कोई और जुमला कस
चुस्त कर देता और उसका सफ़र भी तमाम हो जाता। वो दिल वो बार आलूद हो रहा था। वो कितनी ही देर एक ही पोजीशन में बैठी, आंखों में प्यासियत उतर आई थी, दिल में बगावत भरे खदरात ऊपर सर उठाने लगे। अगर वो इससे यूँ नाइंसाफ़ी कर सकता है तो वो भी कर सकती है। रेहान का चेहरा आँखों के सामने लहराया। रेहान टेरेस पर खड़ा था, हाथ संगमरमर की रेलिंग पर जमे हुए थे, आंखें गली में उछलते कूदते बच्चों पर थीं, वो जो हर फिक्र से आज़ाद थे। यकलक सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला। रेहान की नज़रों ने उसकी तरफ परवाज़ की। सलमान मिर्ज़ा और मान के साथ बाहर आ रहा था। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? रेहान की आंखों में सोच की परछाइयाँ सी उभरी। रिफत बाहर नहीं आई। रेहान ने उसकी हल्की सी झलक देखी और दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर की तरफ मुड़ गई। रैगिंग पर उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। दिल बिल्लियों उछलने लगा। रिफत से मिलने 2 हफ्ते होने को थे, फिर वो उसके करीब नहीं जा सका था। दूर से उसके खूबसूरत चेहरे को निगाहों के गोश में भरता रहा। आज वो अकेली थी, घर वाले कहीं जा रहे थे। उसके दिल में सिसक सी उठी, उसे देखने की, इस खुशबू को महसूस करने की जो उसके बदन से फूटती थी। उसने होंठ काटते हुए बेख्तियारी खुद को कोसा। दिल में उठते तूफान को बंद बांधने की कोशिश की। कमरे में आकर बिस्तर पर दराज हो गए। बेचैनी सी कैफियत हो रही थी। दिल था कि उसे सारा आता है, उसे सिमट जाने पर आमादा करा था जहाँ वो महजबीन रहती थी। कुछ देर वो यूं ही बिस्तर पर दराज आंखों पर कलाई रखे लेटा रहा, अपने आप से लड़ता रहा, फिर उठ बैठा और छत पर आ गया। दोनों घरों के दरमियान वो मुश्किल 4 फुट का फासला जारी था, जिसे अबूर करना कुछ मुश्किल ना था। वो होंठ पीछे खड़ा रहा, फिर साहिराना नज़रों से इधर उधर देखा और अतराफ में मौजूद घरों की छतें नजर आईं। वहाँ कोई भी नहीं था, सब लोग घरों के अंदर थे। उसने एहतियात से एक पैर अपनी तरफ की मंडेर पर रखा, दूसरा सामने की दीवार पर रखा और बेआवाज़ छत पर उतरा। फिर धीमे कदमों से चलता सीढ़ियों की तरफ आया, उतरने लगा। मालूम नहीं कहाँ होगी वो, उसने सोचा। सांस हल्की ही बेतरतीब हुई थी। आराम आराम से सीढ़ियाँ उतरता वो नीचे आया। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही किचन की तरफ से मध्यम आवाज़ आई, जैसे बर्तन रख रही हो या उठाए हुए हों। उसका घर का नक्शा उसे बस था। उस आवाज़ का ताक़ुब करते हुए वो किचन की तरफ आया। दरवाजे की में ही रुक गया, कदम जैसे थम गए थे। वो आंखें उस पर जम गईं। वो दूसरी तरफ, क्योंकि ये किचन काउंटर के पास खड़ी थी, उसके हाथ चल रहे थे, शायद कुछ बना रही थी। वो ग्रे कलर की शर्ट और घेरेदार शलवार पहने हुए थी। प्याला दुपट्टा मौजूद नहीं था। लंबे रेशमी बाल कोहनी की कैद काट रहे थे। उसने एप्रन बांध रखा था, जिसकी गुस्ताख डोरियाँ उसकी मौजूद कमर को सख्ती से जकड़े हुए थी। उसके सडोल को होलियों को के जानलेवा बाहर कमीज लिबास के अंदर से ही अपनी मौजूदगी का पता दे रहे थे। रेहान की आंखें गुस्ताखों पर उतर आईं। वे खुद होकर वो इसकी तरफ आया, उसके ऐन पीछे खड़े होकर एहसास से उसके गिर्द अपने बाजू का आसार कायम किया। इफ़त उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। अचानक इस पर आवाज़ वक्ता हुई थी और मुँह से हल्की सी चीख निकली, की तरफ का दूर होना चाह। मैं हूँ। रेहान ने उसके कान के पास खुमार आलूद सरगोशी की थी। रेहान, तुम रिफ़त के होठों से इतना ही निकल सका। उसका वजूद सुन्न हो गया था उसे यहाँ मौजूद पाकर। हाँ, वो उसकी पुश्त को सीने से लगाए खड़ा था, कमर पर गिरफ्त अब भी कायम थी। होंठ उसकी गर्दन पर रेंगने लगे। छोड़ो मुझे प्लीज़। उसने खुद को छुड़ाने की सही की। दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। रेहान, मेरा शोर आ जाएगा। उसने जैसे इल्तिजा की थी। वो रेहान से नाराज़ थी, मगर खौफज़दा नहीं। कोई नहीं आएगा, मैंने उन्हें जाते हुए देखा है, ऐसा से बोलता वो इसकी गर्दन का फूल लबों से छू रहा था। हाँ, उसके हाथ उसके हमवार पेट पर जमे हुए थे। फिर उसकी कमीज़ ऊपर कर दी और दहकते हुए होंठ अकब से उसकी मौजूद कमर पर सफ़र करने लगे। और यूं ही उसके नर्म और नाजुक वजूद को बाजू में उठाए डाइनिंग रूम के सोफे तक लाया था। डाइनिंग रूम का बड़ा सोफा इन दोनों का बिस्तर बन गया। सारे ख्याल रिफत के ज़हन से ओझल हो गए। शोर ने जो खला छोड़ा था उसे कोई और पूर कर रहा था। रेहान ने उसे सोफे पर ला कराया, फिर उसे अपने वजूद से ढांप लिया। वो उसके होंठों को बारी बारी अपने होंठों में ले रहा था। वो दोनों हाथ कमीज तले उसके जवान बदन से गुस्ताखियों में मसरूफ थे। रिफत की हालत गैर होने लगी। घर में हर तरफ सन्नाटा था, बस उन दोनों की बहकी बहकी सांसें माहौल में धीमा सा अरताज पैदा कर रही थी। रेहान उसके सीने बदन को नए सिरे से दरियाफ्त कर रहा था। हाथ उसकी गहरेदार सलवार की सिलटों में उलझ गए, होंठ उसके भरमा पेट के जायके चख रहे थे। उसके बदन से उठती महक उसके हवास पर छा गई थी। रेहान, रिफत सिक्सी आज नहीं। वो हाथ उसके सीने पर रखकर धकेलने लगी। एकदम अजीब सा खौफ दिल में आ बैठा। देख लिए जाने का खौफ, सलमान के आ जाने का डर। वो मुझसे हुए उसे खुद से दूर करना चाहा। डर था कि अगर अभी दौड़ ना गया तो तूफान सब बहा ले जाएगा। रेहान ने खुमारआलूद नज़रों से उसे देखा। आज नहीं प्लीज़, वो मजली लहजे में बोले। रेहान ने गहरी सांस ली, फिर झुककर उसके लबों का तवील बोसा लिया और अलग होने लगा।
रेहान ऐसा से उसके ऊपर से उठा और तेज़ होती सांसें बहाल करने लगी। चलती हुई निगाहें रिफत पर थीं, जो अनूर सोफे पर लेटी हुई उसे देख रही थी। क्यों दूर कर देती हो मुझे मुझसे? ऐसा से शिकवा किया। उसकी आंखों में बहता खुमार वो देख चुका था, जानता था वो खुद पर जबर करके दूर हो रही है। ये मुनासिब नहीं है। वो होठ पे काटते हुए बोली, फिर कपड़े दुरुस्त करने लगी जिन्हें उसने धर्म भरम कर दिया था। दिल अब भी सीने में लचक रहा था। इसका जवान सीना उभरा था। रेहान की निगाहें उसके दूसरे बदन के नशेबो अफराज में उलझी। दिल क्या फिर उसके वजूद पर छा जाए, मगर ज़ब्त के हदें छू कर रह गया। तुम जाओ प्लीज़, इससे पहले कि वो आ जाएं। रिफत मिन्नत भरे अंदाज में बोली। फिर उठ गई। रेहान ने उसके सरापे को आंखों में समेटा, फिर अलविदाई नज़र डालकर बाहर आ गया। दोपहर ढलने लगी थी। घर में गहमा-गहमी अपने अरूज पर थी। नफरी तहके गूंज रहे थे, रंगीन आंचल लहरा रहे थे। निदा की शादी की सरगर्मियाँ जारी थी। कल बारात आनी थी। घर में रिश्तेदार और पड़ोसियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन ही थीं। रिफत हल्के सुर्ख रंग का खूबसूरत कामदार जोड़ा पहने ख़वातीन के सामने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। बालों का खूबसूरत जोड़ा कंधे पर आने की वजह की तरफ लहरा रहा था, आगे बल्कि हल्के मेकअप ने उसके सरापे को बेहद खूबसूरत बख्श दी थी। वो बहुत सारी लड़कियों के झुरमुट में नुमायाँ लग रही थी। अब जाकर थोड़ी सी फुर्सत मिली तो वो यहाँ आकर बैठी, वरना सुबह से ही कामों में मसरूफ़ थी। शादी के घर में सल्तनत के झंझट थे। वो यूं ही बैठी थी कि दरवाजे के बाहर सलमान की झलक नजर आई। वो चुपती हुई नज़रों से उसे देख रहा था, फिर इशारे से बुलाया। रिफत की मुस्कुराहट ज़रा सी मानत पड़ी। फिर वो साथ बैठी ख़वातीन से माजरत करती, दुपट्टा संभालती बाहर की तरफ आती। जी रिश्ते हुए सलमान की तरफ देखा, जिसके माथे पर बल पड़े हुए थे। चेहरा गुस्से से मजीद गंदमी हो रहा था। तुम तैयार होकर यहाँ बैठी हो, मेरे कोई परवाह है तुम्हें या नहीं? वो दबी आवाज़ में भड़काया। क्यों, क्या हुआ? रिफत का हलक सूखने लगा उसके तेवर देखकर। मेरे कपड़े और जूते कहाँ रखे हैं तुमने? वो गुस्से से पूछने लगा। रिफत ने हैरत से उसे देखा। वो कमरे के वार्डरोब में लगा के आई थी। जूते भी बेडरूम में सामने ही रखे थे, बाकी चीज़ें भी। वो उसे चुपती नज़रों से देख रहा था। रिफत के होंठ भींच गए। वो समझ गई थी कि सलमान को इसका यूं तैयार होकर फारिग बैठना पसंद नहीं आया, तभी भड़ास निकाला है। वो कई दिनों से उसे कुछ कहने का मौका भी तो नहीं दे रही थी। वो पलट कर बेडरूम की तरफ आई। सब चीज़ें वहीं मौजूद थी, लेकिन रिफत ने उसे जताया नहीं, बस खामोशी से हर चीज़ उसे थमाई। फिर बाहर निकल गई। सुनो, वो बाहर निकलने लगी कि उसने आवाज़ दी। ड्राइंग रूम में लाख साहिबा की तरह बैठी ना रहो, सब इंतजाम का जायज़ा भी लोगे। कोई कमी कोताही हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके बाद सुनने के कानों में कड़वाहट फूली। रिफत होंठ निकाल आई है। जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था। वो सुबह से मुसलसल छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ थी, लेकिन उसे वो नज़र नहीं आया। लेकिन कल दोपहर फारिग बैठना फ़ौरन नज़र आ गया। वो अब उसी पर तंज कर रहा था। रेहान ब्रश हाथ में लिए शीशे के सामने खड़ा बाल बना था। वो अभी भी शावर लेकर निकला था। घुंघराले बाल, हल्की सी नमी लिए हुए थे। निगाहें शीशे में उभरती अपने अक्स पर पड़ी। आज पड़ोस में मेहंदी की तरकीब थी। लोगों का मध्यम शोर और ढोलकी की गूंज कपड़े से उभर रही थी। वो भी वहाँ जा रहा था। मांग निकाल कर उसने अपना तनकीदी जायज़ा लिया। मुतमईन होकर सर हिला दिया। बैल आईने ने भी उसकी वजह सरापे को सराहा। वो काफ़ी मेहनत से तैयार हुआ था। बाहर गली में अद्दा-कद्दा लोग आ रहे थे। घर के सामने कई गाड़ियाँ खड़ी थी। वो दरवाजे की तरफ आया, फिर खुले दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। छोटे से लॉन में सलमान समेत कई लोग मौजूद थे। वो इनके पास कुर्सी पर आ बैठा। ख़वातीन शायद ड्राइंग रूम में थी। वो इस तरफ से बैठा था कि गेट की तरफ उसकी पुश्ती, जबकि सामने ही घर का अंदरूनी हिस्सा नजर आ रहा था। उसने किन से अंदर झाँका। कई लड़कियां नजर आईं, लेकिन उसकी निगाहें किसी और की दीदार की आस लिए हुए थी। रिफत कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो लोग लॉन में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। शाम ढल गई थी। बैरूनी रोशनियाँ जला दी गई थी। दीवारों पर लगे कुमकुमे रोशन होकर जगमगा रहे थे। रेहान मायूस सा पहलू बदलता रहा। वो नजर नहीं आई। मेहंदी की रस्में शायद अदा हो गई थी। बहुत सी ख़वातीन घर से निकल गईं, कुछ अब भी अंदर मौजूद थी। सलमान भी उठकर कहीं जा चुका था। रेहान वहीं बैठा रहा। दफ्तर में उसे नजर आई सुर्ख कामदार लिबास पहने, शिफॉन का हमरंग दुपट्टा ओढ़े बालकोनी की लाइट की रोशनी में उसकी मोहनी सूरत में दमक रही थी। सहज सज कर चलती बाहर आई, फिर सीढ़ियाँ चढ़ती दूसरी मंजिल पर चली गई। रेहान की निगाहों ने कदम कदम पर उसका ताक़ब किया, और उसने रेहान को नहीं देखा। शायद जल्दी में थी। रेहान बैठे बैठे बेचैन हुआ। इधर उधर देखा, कोई आसपास मौजूद नहीं था। चंद लम्हे यूं ही बैठा रहा। दिल में उठती कश्मकश से लड़ता रहा। फिर उठा और सीढ़ियों की तरफ आ गया। वह तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया। और ऊपर बस एक ही कमरा था। ये कमरा अक्सर बंद रहता था। रेहान ने कभी उसे खुला नहीं देखा था। शायद आज उसे मेहमानों के लिए खोला गया था। वो शायद अंदर थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो इसकी तरफ आया और दहलीज पर रुक सा गया। कदम से थम सा गया। वो सामने ही दूसरी तरफ मुँह किए खड़ी थी। ये बेडरूम के तर्ज पर सजाया गया कमरा था। एक तरफ मसहरी पड़ी हुई थी, सामने ही
इस चंद सोफे धरे हुए थे जिनके आगे शीशे की तपाई थी। कमरे में लाइट की रोशनी फैली हुई थी। रिपत वार्डरोब के सामने खड़ी उसके पट खोले कुछ ढूंढ रही थी। रेहान की नज़रें उस पर ठहर गईं। वो सुर्ख शर्ट और सफ़ेद पजामे में थी। रेशमी बालों की चोटी कमर पर कंदी कुंडली मारे हुए थी। फिटिंग की देदा जेब शर्ट ने उसकी मौजूद कमर को थाम रखा था और सेहतमंद कोहले पजामे की सख्तियों से कसमका रहे थे जैसे इल्तिजा कर रहे हैं। और रेहान की सांसें बेतरतीब होने लगी। दरवाजे को एहसास से बंद करता वो उसकी तरफ आया। अकम में आँख खड़ा हुआ। आठ पर रिपत हल्की सी चौंकी। पलटकर उसे देखा। आंखें फैल गई थी। उसे यूं रूबरू देखकर क्या कर रही हो यहाँ? रेहान ने मारूर नगाहों से देखा। तो कुछ नहीं। रिपत हड़बड़ा रह गई। तुम क्यों आए हो यहाँ? उसने पूछा। ऐसे ही वो उसके करीब हुआ। तुम्हें ऊपर आते देख तो मैं भी आया देखो तुम्हें ऊपर आते देखा तो मैं भी आ गया। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। मैं तो ये शाल लेने आई थी, अब नीचे जाती हूँ। रिपत ने कांपते हाथों से एक शाल निकाली। न जाने क्यों रेहान की मौजूदगी उसके ऊपर असरअंदाज हो रही थी। गला सूखने लगा था। नहीं, रेहान ने शाल उसके हाथ से ले ली। थोड़ी देर बाद चली जाना, उसने जैसे सरगोशी की थी। फिर बाजू रिपत की कमर के गिर्द लपेट कर उससे करीब कर लिया। रेहान रिपत ने रस्ती आवाज़ में उसे पुकारा मगर रेहान ने सुना नहीं। उसे पीछे से पकड़कर मसहरी पर लटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। और वो ऊँटे मुँह बड़ी नरम मसहरी में धंसी हुई कसमका रही थी। रेहान की गर्म सांसें उसकी भरमा गर्दन को छू रही थी। रेहान ने तपते हुए होंठ टपक से उसकी दूधिया गर्दन पर रखे फिर कमीज ऊपर कर दी। उसकी दूध की तरह गोरी कमर नमोदार हुई। रेहान के होंठ बेताबी से उसके अक्सी बदन पर रेंगे थे। उसके जायकों से आशना होने लगे। रिपत आंखें शिद्दत से बंद करके सांसें धोंकनी की तरह चलने लगी थी। रेहान नहीं प्लीज़, वो कराई। उसकी वहशत के सामने बेबस होने लगी। रेहान ने अपने होंठ उसकी कमर के खम पर रखे फिर पजामे के बंद खोलने लगा। नहीं, रिफत उसके हाथ पर अपने हाथ रख कर बोली मगर उसने रिफत के हाथ हटा दिए। दूसरे ही लम्हे वो उसका पजामा खोल घुटनों तक सरका चुका था। दिल थम सा गया। रिफत का खूबसूरत बदन उसके सामने यहाँ हुआ था। सेहतमंद कोहले लिबास की कैसे आज़ाद हुए थे। रेहान को अपनी सांस रुकती हुई सी महसूस हुई। वो सुर्ख रंग का अंडरवेयर पहने हुए थी जिसके ने उसके खूबसूरत बदन को सख्ती से समेट रखा था। उसने रिफत को नरमी से छुआ और कसमकाई थी। होठों से मध्यम सी सिसकी निकली। रेहान ने आहिस्ता से उसका रुख अपनी तरफ किया फिर अंडरवेयर भी उतार दिया। रेहान का दिल शिद्दतों से धड़का। निगाहें उसके जवान बदन के दरमियानी हिस्से पर जाके रुकी। उसके खूबसूरत जिस्म पर हल्के बाल थे और उसके नीचे बदन की गुदार होंठ नजर आ रहे थे। रेहान ने इसके निचले बदन को छुआ और वो कराई बदन के ज़ब्त के बंधन टूटने लगे थे। उसने अपने और उसके कपड़े अलग किए और नरमी से उसके पर सवार हो गया। रिफत के होंठों से तवील करा निकली। रेहान ने उसके होंठों को अपने लबों में जकड़ लिया। वो लजक रही थी, मचल रही थी। लबों से रह रहकर राहें निकल रही थी। निचली मंजिल से आती मध्यम आवाज़ें उसकी समातों तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही थी। वो दुनिया वाक़या से बेखबर हो चुके थे। रिफत ने बाजू सख्ती से उसकी गर्दन में हायल करके बेख्तियार उसकी गर्दन पर अब दांत गाड़े दिए। वो बहक रही थी। वो इस अनजाने आग में जला रहा था। उसके फूल को अपनी वहशत से सुलझा रहा था। कमरे के दरवाज़े दम साधे उन्हें देख रहे थे। अब बड़ी देर एक दूसरे की बाहों में सुलते रहे। कमरे में बहकी बहकी सांसों की आहट रची हुई थी। रात के 2 बज रहे थे। शब नीले आसमान तले भीग रही थी और शहर पर अंधेरे का गुलाब छाया हुआ था। सलमान घर की छत पर ठहरा था। फ़ोन कान से लगाए धीमी आवाज़ में कॉल पर बात कर रहा था। होठों पर मुस्कुराहट हो रही थी। रेचल ने कॉल की थी। वो उसी से बात करने के लिए बिस्तर छोड़कर ऊपर आया था। रेचल उसकी महबूबा थी जिसका तल्लुक थाईलैंड से था। वो करीब 6 महीने पहले मिले थे और उनकी जुल्फ़ों के जाल में गिरफ्तार हुआ था। सबको अंतराम और जलन सी रेचल उसे भा गई थी। हफ्ते की हर रात उसके साथ स्याह होकर सुबह में बदलती थी। तनख्वाह का बड़ा हिस्सा भी उसके नाज उठाने में सर्फ हो जाता था। बदले में वो इसका दिल बहला लेती। अलविदाई जुमलों के तबादले के बाद वो नीचे उतरने लगा। बेडरूम में आ गया। रिपत करवट के बल लेटी हुई थी। उसने एक नूत भरी निगाह उस पर डाली और उसकी तरफ कुछ करके लेट गया। रिपत में उसकी दिलचस्पी न होने के बराबर रह गई थी। वो खूबसूरत थी मगर जो बात रिचल में थी वो रिपत में कहाँ थी। रिचल को दिल बहलाने के सारे गुण आते थे। उसने सोचा और मुस्कुराया। आज महीने की तरकीब थी अनीता की शादी करवा के वो जल्द अज जल्द मस्कत रवाना होना चाहता था। इन लम्हों में वो भूल गया कि हर रिश्ते के कुछ तकाजे होते हैं जिन्हें पूरा ना किया जाए तो रिश्तों में दरार आ जाती है। जो रास्ते नमूदार हो जाते हैं। रिश्तों के शजर को अगर मोहब्बत के पानी से सेंचा जाए तभी वो फूलता फलता है। रिश्तों में बिगाड़ का बड़ा सबब नापसंद। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। मुझे पता है ये बहुत ही अजीब सा नावल था, बहुत ही ज़्यादा बच्चे इस नावल से दूर रहें, ठीक है। और बस
मेरी मजबूरी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसरूफियत का था, जिसकी वजह से मैंने ये नावल मेरे सामने आ गया, मैंने पढ़ लिया। मुझे तो यही नहीं पता था इतना बीच में से क्या क्या अजीब व गरीब निकलेगा। खैर जैसा भी नावल है, इस पर 5 रुख भेज के ना इस पर भी लाइक कर देना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा नावल मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगी, ना ही अल्लाह माफ़ करे, ऐसा पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो मैं नेक्स्ट नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल भी रखना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट नावल पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएँ। अल्लाह हाफिज़।